हाँ सर। चलो अच्छा है। हाँ सर, स्टार्ट हो गुड गया। आफ्टरनून सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। नील, प्रिया, शौवन्निता, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सर। गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। R5 DQ or R5 F B Q U B. गुड आफ्टरनून हर्ष। ठीक है, चलो गुड आफ्टरनून सर। रिकॉर्डिंग, हाँ सर, गुड आफ्टरनून। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना, आप लोगों ने बोला ना मुझे? हाँ हाँ ठीक है। यस सर। यस सर। ओके सर, ओके। अच्छा देखो, तो बेसिकली इनकम टैक्स में आज हम लोग एक न्यू टॉपिक एंड चैप्टर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसे कि एक हेड्स ऑफ इनकम का एक पार्ट है। बेसिकली इनकम टैक्स में कितना हेड्स है? 5। सैलरी, income from house property, profits and gains from business or profession, capital gains, income from other sources. ये जो लास्ट में बोला वही अभी करेंगे, ठीक है? सुनाई दिया सुमित तेरे को? इनकम टैक्स से कितना सोर्स से हम लोग इनकम कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने ना उसका एक लिस्ट दिया। ऐसे ये बेसिक्स नहीं है, बेसिक का क्लास तेरे को मैं बाद में कराऊंगा या फिर थोड़ा बैकअप लेके अभी करना पड़ेगा। मैं जस्ट थोड़ा सा बताता हूँ। ये हेड्स ऑफ इनकम के अंदर आता है सर। वो लंबा है, दिख रहा है। नहीं, जो नाटा होता है उसको दिक्कत होता है सामने लंबा बैठ, इसलिए बड़े बड़े वो कॉलेज में क्या होता है, गैलरी सिस्टम होता है, स्टेप बाय स्टेप करके होता है। Yes. या तो टीचर नीचे होगा, स्टूडेंट ऊपर होगा, या फिर टीचर ऊपर होगा, स्टूडेंट नीचे होगा। हाँ, क्या चाहिए? जयपुरिया में ऐसा नहीं है, नॉर्मल है। इसलिए भी वैसे नहीं होता है, किसी किसी जगह में से गैलरी सिस्टम में, बड़े बड़े कॉलेज में होता है, रखता है। देखो, तो 5 हेड्स में ये यही 5 हेड ही माथा खराब करता है एक्चुअली टैक्स में। अगर आपको इस 5 हेड का पता चल गया तो फिर आगे बस आगे और पीछे, आगे क्या है बेसिक्स है और पीछे क्या है कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है? टैक्स फाइलिंग है, रिटर्न रिटर्न ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट है, क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट है, टीडीएस टीसीएस का कॉन्सेप्ट है। वो सब बेसिकली कनेक्टेड टॉपिक्स है, सब एक से बढ़कर एक टोटल इनकम का क्वेश्चन करेंगे, सारा टॉपिक हो जाए। तो टोटल इनकम क्या होता है कराऊंगा इसी के बीच में, आईफोस के बीच में, या आईफोस खत्म होती है टोटल इनकम का क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद में टोटल इनकम ही कराऊंगा। टोटल इनकम में क्या पता चलता है, एग्जाम में ना एक एक चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मानो सिर्फ सैलरी से क्वेश्चन पूछते हैं, ओनली सैलरी एंड सैलरी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। ओनली हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी एंड हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। ओनली पीजीबीपी से क्वेश्चन हो सकता है, ओनली कैपिटल गेन से क्वेश्चन हो सकता है, ओनली अदर सोर्स से भी क्वेश्चन हो सकता है, यानी बिल्कुल कर सकता है। लेकिन इसके अलावा ये पांचों हेड में से कहीं से भी क्वेश्चन करेगा, ठीक है? अब कौन सा करेगा वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ईयर में क्या होगा। मैंने नॉर्मली आप इतना समझो कि यहाँ से 3-4 टॉपिक तो पूछ ही देगा इंडिविजुअली। अच्छा, और एक चीज कहता है कि अगर मानो इंडिविजुअली 3 टॉपिक, मानो सैलरी से क्वेश्चन पूछा, हाउस प्रॉपर्टी से पूछा, कैपिटल गेन से पूछा, पीजीबीपी नहीं पूछा, ठीक है, अदर सोर्सेज नहीं पूछा, नॉर्मल मैंने इंडिविजुअली नहीं पूछा एग्जाम में, लेकिन तब टोटल इनकम के अंदर पूछ देगा। टोटल इनकम में क्या है कि सभी हेड्स को मिला जुला के आपको एक क्वेश्चन देगा, जिसके अंदर सैलरी भी हो सकता है। नॉर्मली ये देखा जाएगा कि अगर सैलरी है तो पीजीबीपी नहीं, मैंने सैलरी एंड बिजनेस एक साथ नहीं आ सकता, बट बाकी बाकी हर एक चीज आ सकता है। मैंने एक इंसान का एक सिंपल परसेप्शन रहता है कि मैं सैलरी भी कमाता हूँ, मैं बिजनेस भी करता हूँ, ये दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल? मैं किसी जगह में 8-10 घंटा नौकरी करता हूँ और किसी जगह में 80 टाइम में मैं बिजनेस में भी करता हूँ। इंसान हो कि रोबोट? रोबोट भी नहीं कर सकता, उसका भी बैटरी खत्म हो जाए, है ना? ऐसे एक इंसान एक साथ 3-4 जगह में जॉब कर सकता है। पार्ट टाइम जॉब बहुत लोग करते हैं, ठीक है? एक साथ तुम 2 जगह में नौकरी कर सकते हो, बट एट ए टाइम में तुम बिजनेसमैन भी हो, एट ए टाइम में तुम सैलरीड पर्सन भी हो, ये थोड़ा अटपटा सा हो जाता है।
इसलिए जनरली ऐसे कोई कर सकता है अगर उसके ऑफिस से मना नहीं है बिजनेस के बारे में, या सरकारी नौकरी का कोई रेस्ट्रिक्शन ना है, तो फिर करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर मानो तुम एक बड़ा जिम्मेदारी संभालते हो गवर्नमेंट का, डॉक्टर हाँ एक हॉस्पिटल, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ वहाँ पर सोसाइटी एक डिस्पेंसरी बिल्कुल, लेकिन लेकिन नॉर्मली ये इलीगल माना जाता है, ठीक है, ये इलीगल नहीं खोल सकता। हाँ सर, करता है बिकॉज हमारे देश में डॉक्टर का कमी है ना, ठीक है, तो कोई कंप्लेन भी नहीं करता। और प्राइवेट लोग एक्स्ट्रा फीस देके पर्सनल केयर चाहता है तो हम लोग जाते हैं, क्योंकि हमें सरकारी हॉस्पिटल का हालत देख के खराब लगता है ना। सरकारी हॉस्पिटल का सुविधा बहुत गंदा है, ठीक है, करप्शन बहुत भरा पड़ा है सरकारी ऑफिस वगैरह में। चलो मैं अभी करप्शन का बात नहीं करूँ, कंट्रोवर्सी वगैरह फिर, ठीक है। सर कहने का मतलब है कर सकते हैं, जैसे टीचर स्कूल, गवर्नमेंट टीचर प्राइवेट पढ़ाते हैं ना, लेकिन क्या अलाउड है? अगर तुम गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हो तो स्कूल में क्या कर रहे थे, बाद में प्राइवेट ट्यूशन क्यों दे रहे हो? जो उसके साथ उसका उसका और एक लेवल है, लोकल लेवल में मैं तुमको बताता हूँ क्या करता है। स्कूल में पढ़ाने के टाइम पे पढ़ाएगा भी नहीं, आके बस दो चार क्वेश्चन सॉल्व करा के निकल जाएगा। किसी को कुछ ना तो पूछना है क्या समझ में आया नहीं आया, डजेंट मैटर टू देम, ठीक है। लेकिन अब वही बच्चा लोग जो उनके पास ट्यूशन ज्वाइन करेगा और स्कूल के एग्जाम में उन्हीं को मार्क्स ज्यादा मिलेगा जो उनके पास ट्यूशन पढ़ता है। और जो बच्चा पढ़ाई में अच्छे हैं पर उनसे ट्यूशन नहीं लिया, वो सोचता है कि उसका दिमाग खराब है या फिर उसका पढ़ाई अच्छा नहीं है। ऐसा ऐसा करके क्लास 5 to 12 का एजुकेशन सिस्टम को पूरा बर्बाद करके रख दिया। रांची का क्यों, बंगाल का भी यही हालत है, यही हालत है। मेरे पास मैं कभी पहले पहले कुछ बच्चा लोग होता था जो 11 12 के लिए भी, मैं स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ, मैं बोलता था ठीक है स्कूल का भी मैं दिखा दूंगा। ऐसे मैं हमेशा से प्रोफेशनल सिस्टम में ही पढ़ाता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ। तो 11 12 का कुछ मैं पढ़ाता था, तो बोलता था कि सर आप जैसे करा रहे हो ना सब ठीक करके आते हैं पर मार्क्स नहीं देता। हाँ क्यों? वैसे वो जो ट्यूशन है, जो टीचर है ना वो ट्यूशन पढ़ाते उनके पास नहीं जाते हैं ना, इसलिए। क्या करेगा ये, एक स्कूल है ना एकदम रोड के सामने, ये स्कूल का दो बच्चा था, ठीक है, वो क्योंकि उसके पास ट्यूशन नहीं पढ़ता था अकाउंट्स टीचर के पास, तो उसको मार्क्स नहीं गए। फालतू फालतू में गार्जियन कॉल कराएगा ताकि किसी तरह से तुमको उनके पास जाना है। ऐसा ऐसा करप्शन है, क्या बोलेगा, छोड़ो। आप लोग जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते हो, ठीक है। आप लोग जानते हो, जिए हो, नहीं, इसी तरह से ये भारत का करंट एजुकेशन सिस्टम के बर्बादी के कारण ही भारत का ग्रोथ रुका हुआ है। और सब माँ सब इसका एक ही तोड़ है, माँ बाप बस इतना बोल दे बच्चे को कि भाई तुम्हें फर्स्ट नहीं होना। माँ बाप बस इतना बोले। तो क्या है, पापा देख रहे हैं तो बोला अच्छा ठीक है साइन किया रिपोर्ट का। तो उसके पापा उसके सामने क्या बोल रहे हैं, अब हाथ जो में से केवल कर रहे हैं, अगली बार 49th रैंक है उससे कम, 50th रैंक बताओ। मतलब बेसिकली फर्स्ट आने के लिए क्वालिफिकेशन इसका तुम 50th रैंक तक हो, तो नेक्स्ट एग्जाम में या नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसने रिपोर्ट काटोगा उसमें 50 रैंक में उससे कम होना चाहिए, या 49 हो, 48 हो, 47 हो, 46 हाँ, वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए, हो। फर्स्ट रैंक नहीं चाहिए। सही बोला है, बिल्कुल सही है। मैंने ये जो रैंक करने का, फर्स्ट आने का जो एक प्रोपागंडा, प्रोपागंडा ही बोलेंगे और कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी है और बेसिकली देश को खत्म करने का एक थ्योरी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये खत्म हो जाएगा क्योंकि यूथ को कुछ स्किल नहीं है और वो सिर्फ नंबर लेके क्या करेगा। प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे कुछ नहीं आता, सारा चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं, क्या फायदा। अब देखो ना, कल नेशनल डे है ना, इंडिपेंडेंस डे है कल हम लोगों का। कल देखना बहुत सारे लोग अपने गाड़ी में, अपने स्कूटर के सामने
झंडा लहराएगा, छोटा छोटा होता है ना, फैंसी, है ना, तिरंगा लहराएगा। तो फाइंड करो उसका उसका सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चाइना है। यानी अपना तिरंगा, फैंसी तिरंगा, वो हमारे इंडिया में नहीं बनता, चाइना बना के हमें बेचते हैं। बड़ा बाजार में एक मार्केट है, चाइना बाजार बोल के, चाइना मार्केट बोलते हैं उसको। वहां पर सब होलसेल रेट में मिलता है, और वो चाइना जहाज करके बेचता है हमें, और हम उसे परचेस भी करते हैं। खिलौना के अंदर आता है, जैसे टॉयज आते हैं, हाँ हाँ वैसे ही। है ना, जैसे टॉयज में जैसे बर्बी डॉल, है ना, बड़े बड़े सब बियर पंडा सब आता है। हम लोग ये भी नहीं बना सकते, वो भी चाइना हमें भेजता है। क्या करेगा? ऐसा पढ़ाई का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं आता, और इसलिए सारा चीज चाइना से लेना पड़ता है। हम लोग मैक्सिमम इंपोर्ट चाइना से करते हैं, 70 to 80%। क्यों? ये डब्बा एडुकेशन के कारण। इतना मेरे अंदर में इतना गाली आता है ना, क्या कर रहा है। एक तो सही शिक्षा नहीं देता, लोगों को पता ही नहीं अपने देश के बारे में, जो ओरिजिनलिटी वो सिखाया नहीं जाता, पूरा डे बाय डे बैकडेटेड कर रहा है, असलियत बताता नहीं, सिर्फ झूठ बताता रहता है। झूठ इन द सेंस, माने, अरे भाई तुम अपने प्राउड के बारे में बताओ ना, अपने अच्छे के बारे में बताओ ना। थोड़ा बहुत हिस्ट्री में जो लोग इग्नोरेंट है उनको छोड़ो, प्राइड के बताओ, क्योंकि तुमको अगर अपने फैमिली के प्राइड के बारे में पता होगा तो तुम उस प्राइड को जिंदा रखने का कोशिश करेगा। जैसे मानो अगर तुमके तुम्हारा माँ पापा बचपन से कहानी सुनाता है कि हमारे हम लोगों का दादाजी ऐसे थे, हमारे हम लोग इतना जमींदार थे, ये इतना पढ़ा लिखा थे, है ना, तो अगर तुम्हें वो पता करता है, या फिर कितना बलशाली थे, या फिर बहुत ऑनेस्ट थे, कुछ तो एक गुड क्वालिटी बताता है ना। हो सकता है हर इंसान का बैड क्वालिटी भी होता है, तो क्या तुम्हें बैड क्वालिटी बताया जाता है? नहीं बताया जाता। क्यों बताया जाएगा? क्योंकि बैड क्वालिटी से इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। अगर पता चल जाए जिंदगी के साथ साथ वो अलग बात है, वो सबका पता चल जाता है कि किसका क्या खोट है, नहीं है। जब हम लोग बड़े होते हैं हमें भी पता चलता है कि भाई हमारे फैमिली में हमारे पूर्वज का क्या प्रॉब्लम था, बड़े होने के साथ साथ पता चले। लेकिन जब तुमको समझाया जाएगा, इंस्पिरेशन दिया जाएगा, तो क्या खोट समझाया जाएगा? इंस्पिरेशनल कहानी बताया जाएगा। भारत के केस में क्या है, भारत को अंग्रेज ने कितने बार लूटा, इसका कहानी पढ़ो। मुगल ने कितना लूटा, उसका कहानी पढ़ो। एक बार भी तुमको भारत के बारे में ये नहीं पता चलता है कि किस तरह का भारत गोल्डन वर्ल्ड कहा जाता था। वर्ल्ड का टोटल जीडीपी का 30% जीडीपी इंडिया अकेला जनरेट करता था। आज तक किसी को इतिहास में नहीं पढ़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य कितना बड़ा सम्राट थे, अलेक्जेंडर किंग को किस तरह से उसने रोका था। आचार्य चाणक्य का नीति प्रॉपरली पूरा टेक्स्ट में 5 से लेकर 12 तक पढ़ाना चाहिए, उसका इकोनॉमिक नीति, उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट, है ना, नहीं पढ़ा है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक शॉर्ट नोट्स लिखा जाता है, उसका पूरा मैंने इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है नहीं पढ़ा यार। फिर बाबर को पढ़ो, अकबर को पढ़ो, जहां शाहजहां, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, वो भी इतिहास है, पढ़ाओ ना। लेकिन क्या पढ़ाओगे तुम? खोट, इंस्पिरेशन? टेल मी। हाँ, खोट। खोट, अगर तुम्हारा सारा फोकस खोट पे रहेगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम खोट से क्या सीख पाए? तुमको तुम्हारा ओरिजिनलिटी पता है? तुम्हारा पूर्वज का वीर का कहानी पता है तुम्हें? ज्यादा खोट जान के क्या कर लिया तुमको लगा कि वही सच्चाई है, हम लोग तो गुलाम थे, गुलाम है, गुलाम रहेंगे। ज्यादा खोट सुन के ही तो होता है ना, गुलाम थे, गुलाम है, और गुलाम रहेंगे, ऐसा ही है। लोगों का स्पाइनल कॉर्ड सीधा कभी नहीं होगा। तुमको पता है चाइना का एक सच्चाई क्या है? चाइना का बहुत सारा नेगेटिविटी है, बट ऐसे तो चाइना का थोड़ा एग्रेसिव रूल्स है, वो थोड़ा सा दूसरे के ऊपर राज करना चाहता है, पावर हो गया। अपने मैप में अरुणाचल को अपने मैप में दिखाता है। ऐसा करके तिब्बत के साथ किया, जो उसका कभी नहीं था उसको अपने मैप के अंदर दिखा के धीरे धीरे तिब्बत हड़प लिया। आप बेसिकली वो अपनी यूथ को ये समझाना चाहते हैं कि अरुणाचल हमारा है। फिर नेक्स्ट जनरेशन को पता चलेगा क्या, अरुणाचल हमारा है, भारत हड़प के रखा है, तो वो लोग ऑलवेज एंटी रहेगा और अरुणाचल में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करके रखेगा। दिस इज देयर टारगेट। अब भारत स्ट्रांग होगा तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगा, जो ऑलरेडी हो रहा है पहले से। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर तुम इतना सारा चीज, अब चाइना अपने मैप के अंदर मंगोलिया को लेकर रखा, चाइना का आधा से ज्यादा मैप उसका खुद का नहीं है। आधा मंगोलिया का है, आधा किर्गिस्तान का है, पूरा तिब्बत है, ठीक है,
भारत का कश्मीर का एक हिस्सा कान खा के रखा है, इधर अरुणाचल का कान खा लिया तिब्बत का पार्ट बोल के। उसका ओरिजिनलिटी कितना है ये डाउटफुल है, लेकिन वो अपने कंट्री के लिए तो बेहतर है ना, हमारे लिए ठीक नहीं, बट उनके लिए तो वो ठीक है। मैं चाहे वो नीति गलत हो, ठीक है, मैं नीति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट कम से कम फॉर देयर ओन कंट्री वो तो अपना को स्ट्रांग बनाना चाहता है। और हम लोग अपने आप को स्ट्रांग कहाँ बनाना चाह रहे हैं? हम लोग तो बोल रहे हैं कि देखो हमने अंग्रेज हमारे साथ क्या किया, देखो मुगल हमारे साथ क्या किया। ताइवान है ना सर, ताइवान, ताइवान के लोग भारत के लोगों को पसंद नहीं करता, इसलिए नहीं कि हम लोग खराब हैं, दे डोंट फील दैट वी आर बैड, दे फील दैट वी आर डरपोक। हम लोग अच्छे हैं बट हम लोग डरपोक है, तो उनका मानना है कि डरपोक भारतीय से बात ही ना करें, डोंट कीप रिलेशन विद इंडियंस। ये लोग गुलामी पसंद करते हैं, दे डोंट हैव करेज। ये सम्मान है ताइवानीज के दिमाग में हमारे लिए। जापानीज हमें पसंद नहीं करता था, क्यों पसंद क्यों नहीं करता था? दो, पसंद करता था, उसने जापान, सुभाष चंद्र बोस जब जापान गया था, तो सुभाष चंद्र बोस जापान गया तो सुभाष चंद्र बोस को जापान का प्राइम मिनिस्टर ऑन दैट टाइम उसको फुल्ली वेलकम किया। सुभाष बोस तो चमचा नहीं था, सुभाष बोस जापान से हेल्प मांगा था। तो जापान बोल रहे कि ऐसे दो रीजन बताओ जिसके कारण हम जापान इंडिया को हेल्प करेगा। तो एक बहुत अच्छा रीजन दिया, बोलते सबसे पहले तो देखो कि जापान का जो टीचिंग्स है वो बुद्धिज्म है, और गौतम बुद्ध इज फ्रॉम इंडिया। यार ये बात जापानीज को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसलिए जापान का फिर उस टाइम पे बोला अच्छा अच्छा ओके यू आर फ्रॉम माई गुरुज कंट्री, ठीक है, तो हम हेल्प करेंगे। लेकिन जापानीज को ये पसंद नहीं है कि हम लोग ब्रिटिश का जूता चाटते, हम लोग ब्रिटिश का ही तो सू ऑयलिंग करते हैं ना, ये जापान को पसंद नहीं है। इसलिए जापान चाहते तो बहुत बार हमें हेल्प कर सकता था, लेकिन नहीं किया, फुल एफर्ट से नहीं, क्योंकि हम लोग अंदर से तो खोखला है, स्पेशली लास्ट 200 साल में जो हुआ। इसलिए कहानी खोट वाला बताओ, इतना डिटेल्स में पढ़ाओ मत। और जो लोग पढ़ाना चाह रहे हैं ना, ये इनका अपना गद्दी संभालने का प्रोपागेंडा है, समझ जाओ क्या खेल। मैं आपको जबरदस्ती नहीं समझाना चाहता, कुछ भी चीज में थोपना नहीं चाहता कि यही जो मैंने बोला यही सच है। आप फील करो, आप फील करो, मैं आपको प्रूफ के साथ बात करता हूँ। आप फील करो, देखो कि मैं क्या बोला, फिर आप देखना कि कंट्री का क्या सिचुएशन है, क्यों है और क्यों हम लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे। चलो छोड़ो सर, टैक्स में आ जाते हैं। कभी कभी ये सब बात उठाते हो तो और मैं रोक नहीं पाता। तो सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया। जो लोगों का हो गया वो मौज करे, प्रैक्टिस करे, जिनका नहीं हुआ है वेट करें। हम लोग अभी पढ़ेंगे अदर सोर्स। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं इतिहास बदलना चाहिए, मैं इतिहास बदलने वगैरह में इतना बिलीव नहीं करता, बट मेरा कहने का मतलब है कि सही चीज बताओ, ज्यादा बताओ, जो जिसको पढ़ के लोगों को मन में पता चलेगा। शिवाजी के बारे में कितना जानते हैं आप लोग, कितना जानते हैं? हाँ अभी तो वीडियोस के थ्रू से बहुत जानते हैं, यूट्यूब वीडियोस आजकल लोग कॉन्शियस हुआ है, शिवाजी के बारे में बहुत बात करते हैं। लेकिन इतिहास के बुक्स में शिवाजी के बारे में कितना बताएगा आपके हिस्ट्री किताब में? बताओ फिर। इतना बड़ा वीर, अकेला अपने एक राजा जो मुगल को अकेले अपने दम पे मात कर दिया। महाराणा प्रताप हार गया था, कोई बात नहीं, लेकिन वो अकेला था, पूरा राजपूताना पूरा राजस्थान मुगल के साथ था। एक महाराणा प्रताप फ्रॉम उदयपुर चित्तौड़गढ़, एक राजा अपने राजस्थान के जो लोकल राजा है उनके साथ भी लड़ाई लड़ रहा है और अकबर के साथ भी लड़ रहा है। हाँ नहीं नहीं मार, नहीं सर, नहीं मार पाया। अकबर भाग गया था, वो कभी अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने ही नहीं आया कभी सामने नहीं आया अकबर कभी भी, उसको पता था, उसको एक उसका एक ये था, सलाहकार था कि प्रताप के सामने मत जाना, क्योंकि अकबर को पता था कि प्रताप के सामने अगर वो सामने सामने लड़ाई करेगा वो कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता।
पढ़ाया नहीं जाता है, यही मेरे को चिढ़ लगता है, और कुछ। जैसे आसाम में बहुत फेमस फेमस राजा था, जो लोग कभी ब्रिटिश के सामने झुका नहीं है। मैंने एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में आसामी है, जो पूरा इंटर नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करता था, अहम बोलता था, अहम, है ना। तो अहम डिनास्टी के बारे में हिस्ट्री में कितना पढ़ाया गया है ही नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अहम डिनास्टी के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया, कुछ नहीं जानते लोग, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ नहीं जानते, किताब में है ही नहीं। अब बोलो, यही दुख है मुझे, बुक्स में अहम डिनास्टी है ही नहीं। अहम माने असम का जो नॉर्थ ईस्टर्न का कॉन्सेप्ट, क्या बोलेगा, इसीलिए दुख होता है। जो पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाते, फालतू का चीज घुसा घुसा के। अच्छा देखो, अदर सोर्स जो है ना, ये एक ऐसा चैप्टर है, इनकम टैक्स में जितना सोर्स का मैंने आपको अभी बताया, जैसे सैलरी सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी सोर्स, पीजीबीपी सोर्स, कैपिटल गेन सोर्स, ये सभी सोर्सेस क्या है, आइडेंटिफाई हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में, हम जॉब करते हैं तो हमें सैलरी मिलता है ना, तो इजीली आइडेंटिफाई हो गया। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है तो हमें सैलरी में पेमेंट मिलता है। अगर मेरा इनकम, बिजनेस इनकम कैसे पता चलेगा, मैं बिजनेस करता हूँ, टर्नओवर में इनकम करता हूँ। अगर मेरा प्रोफेशन है, अगर मैं प्रोफेशन करता हूँ तो मेरा प्रोफेशन होगा, तो मैं प्रोफेशनल रिसिप्ट से कमाता हूँ, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, डॉक्टर इन प्रैक्टिस, लॉयर इन प्रैक्टिस, दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स, है ना। तो सैलरी जॉब वाले को मिलता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होता है, हाउस प्रॉपर्टी रेंटेड प्रॉपर्टी से मिलता है ना, मेरा प्रॉपर्टी रहेगा, मैं रेंट दूंगा, मैं यहाँ से कमाऊंगा। मेरा प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशंस, मैं अगर बिजनेस करूंगा तो टर्नओवर से कमाऊंगा, और अगर मेरा प्रोफेशन है तो मैं ग्रॉस रिसीप्ट से कमाता हूँ, मैंने बेसिकली जो फीस चार्ज किया जाता है, ठीक है। कैपिटल गेन क्या है, मेरे पास कैपिटल एसेट होगा, उसको सेल करके मेरे को कैपिटल गेन, सपोज मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, शेयर्स है, गोल्ड है, ज्वेलरीज है, एटसेट्रा, है ना, उसको सेल करके मैं कमाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, कैपिटल गेन। अभी इतना दिन से ही चैप्टर में मैं माथा खराब कर रहा था, मेरा भी और आप लोगों का भी। अब मैं आपका माथा खराब करने के लिए एक पॉइंट पे आ रहा हूं कि ये चारों हेड में जिसका जगह नहीं है, इन चारों हेड में जिसका जगह नहीं है, उसका जगह कहाँ है। प्रीवियस 4 हेड में जो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाए, वो आइडेंटिफिकेशन आधा सोर्स में। गवर्नमेंट बहुत चालाक है, क्यों चालाक है, गवर्नमेंट देखता है, हाँ ठीक है, क्योंकि 4 हेड तो आइडेंटिफाइबल था, आइडेंटिफाई हो गया। अब तुम बोलोगे सर ये चारों हेड में से मेरा कोई हेड से कनेक्ट नहीं करता है, तो मैं आपको टैक्स नहीं दूंगा। तो गवर्नमेंट बोलता है रुक बेटा, तेरा ये पैंतरा मैं रोकता हूँ। तो गवर्नमेंट बोलता है चलो मैं तुम्हारे लिए एक आधा सोर्स का पॉइंट बना लेता हूँ, जिसका कोई हेड नहीं उसका आधा सोर्स है। दिस इज हाउ आधा सोर्स का जन्म हुआ, ठीक है। सुमित बात समझ में आया तेरे को। अब ये अदर सोर्स हेड जो है सर, ये हेड का पहले कुछ बेसिक्स बात लिखो, उसके बाद मैं इसके अंदर का बात करूंगा। पेन कॉपी रेडी कर लो सर, और लिखो सर, स्टार्ट करो। फाइव हेड्स ऑफ इनकम में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग सुमित। थैंक यू सर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, शॉर्ट में इसको प्यार से कहते हैं आईफोस। बार बार इन लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं करते, चुपचाप आईफोस आईफोस करते रहते हैं।
ठीक है, चलता है, ये सबको पता है। लिखो, इसमें मैं पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में कुछ डेफिनेशन एटसेट्रा ये सब बताऊंगा, फिर थोड़ा टैक्स रेट के बारे में बताऊंगा, ठीक है, फिर बेसिक कुछ क्या क्या आइटम आ सकता है इसके अंदर, ठीक है, जो सैलरी में नहीं आता, जो पीजीबीपी में नहीं आता, जो कैपिटल गेन में नहीं आता, जो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता, ठीक है, क्या ऐसा इनकम है। ऐसे एक सबसे पॉपुलर इनकम तो बोला जाता है सर डिविडेंड। क्या इनकम है? डिविडेंड। फिर भी लिखो पहले। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर लिख दो, इनकम टैक्स ना डिफरेंट सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कैपिटल गेन पढ़ रहे थे, तो कैपिटल गेन कहाँ से कहाँ तक था? 45 से 55, है ना। सिमिलरली ये जो अदर सोर्स है, इसका ओवरऑल सेक्शन अगर कहा जाए तो ये 56 टू 59 के रेंज में बोला गया। 56 टू 59, क्या बोला सर? 56 टू 59 ओवरऑल रेंज है मोटा मोटी, ठीक है। मैंने आप ऐसे बोल सकते हो कि सेक्शन 56 से लेके 59 तक पढ़ लिया तो तुमने आधा सोर्स को जान लिया। लेकिन सिर्फ ये 4 सेक्शन में क्या खत्म है सर? ये मेन है, इसके साथ साथ कनेक्टेड सेक्शंस आपको बीच बीच में इनकम टैक्स के अंदर और भी कनेक्ट करेगा, ठीक है। मैं आपको आगे आगे समझाता हूँ कि क्या कनेक्ट होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 56 टू 59, जैसे 45 टू 55 क्या था? कैपिटल गेन, ठीक है। 15 टू 17 क्या है? सैलरी है, ठीक है। 28 टू 8 से लेके 44 एडी क्या है? पीजीबीपी है। और हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन क्या है? 17 तक तो सैलरी हो गया। 27 तक मोटा मोटी, 26 27 ऑलमोस्ट, ठीक है। 18 से लेके चार्जेबल सेक्शन है, हाँ वेरी गुड सर। 27 तो 18 से लेके 27 ये हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से भी तुम सेक्शन को याद रख सकते हो, डोंट वरी। ये सभी पॉइंट्स मैं डिस्कस फिर से एक बार करूंगा। जिन लोगों का सारा हेड हो चुका है डिटेल्स में, वो लोग एक तरह से एंजॉय करेगा, और जिन लोगों का सारा हेड नहीं हुआ है वो कैसे पड़ेगा? जैसे ही मैं आधा सोर्स कंप्लीट करूंगा, इसके बाद मैं टोटल इनकम दूंगा, और टोटल इनकम करने के टाइम पे मैं सभी हेड को एक बार करके शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। उस टाइम पे हो जाएगा, और इससे एक चीज पता चल जाएगा कि कंप्लीट इनकम टैक्स होता कैसे है, ठीक है। ये भी एक पढ़ने का तरीका है। मैं डिफरेंट टाइम में डिफरेंट अप्रोच यूज करता हूँ। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, हर एक हेड को पढ़ा के फिर मैं कंप्लीट क्वेश्चन कराता हूँ। लेकिन इस तरीके से लोगों को समझने में थोड़ा देरी होता है कि आखिर इनकम टैक्स में जा कहाँ रहे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है, ये भी मैं कभी कभी अपनाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, पहले ही ना टोटल इनकम करा देता हूँ। सभी हेड को पहले इधर से इधर से इधर से उधर से करके जुगाड़ कर दे, फिर उसको स्टूडेंट को लग गया अच्छा ये कर, इसका मतलब है कि सभी हेड को जोड़ के टोटल इनकम होता है। तो उसको इनकम टैक्स का आइडिया लग गया कि आखिर इनकम टैक्स होता क्या है। लेकिन उसको क्या नहीं मिला? इंडिविजुअली हेड के अंदर का चीज नहीं पता चला। तो अल्टीमेटली हेड में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन दोनों तरीके से ही टैक्स को पढ़ा जा सकता है। मैंने सिंपल बात है कि तुम पहले बूंद बूंद को देखो, फिर सागर क्या होगा वो देखो, ये एक तरीका है। और एक है कि पहले सागर को देख लो, फिर वहां से बूंद उठाओ, और फिर ऐसे 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 करके टप टप, ठीक है। उसमें भी पता चलेगा कि अच्छा सागर बूंद से बना है, ठीक है। बूंद से सागर बना कि सागर से बूंद बना, कंट्रोवर्सी, समझे कि नहीं? ऐसे तो बोला जाता है बूंद बूंद से सागर, बट अगर मैं डायरेक्टली सागर देख रहा हूँ तो मैं सागर से पानी उठाऊंगा, फिर ऐसा करके अच्छा तो फिर एक एक बूंद से सागर बना है। ये भी एक इन्फरेंस हो सकता है, दृष्टिकोण। थैंक यू। क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनते तो देखा नहीं ना। क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड जब आर्ट जब क्रिएट हुआ था, तब तो पता नहीं है ना कि आखिर वर्ल्ड क्रिएट कैसे हुआ था, है ना। सागर कहाँ से आया था, नदी कहाँ से आया था। तो फिर बाद में एक इन्फर मैंने एनालिसिस कर सकते हैं, अच्छा तो फिर पहले धीरे 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 करके पानी आया, है ना। जैसे लोकल्स में एक कहानी के थ्रू से समझाया गया कि गंगा कैसे आया, गैंजेस का कहानी क्या है, ब्रह्मपुत्र का कहानी क्या है, ये सब कहानी के थ्रू से इंडियन माइथोलॉजी में या हिस्ट्री में लिखा गया, रामायण में महाभारत में। तो जैसे गैंजेस का कहानी जानते हो आप? गैंजेस का ही बता दे मेरे को शॉर्ट्स में। गैंजेस का क्या है, गैंजेस का क्या कहानी क्या है? मैंने से हाँ तो वो बहुत ऑनेस्ट था।
तो वो देख सकते हैं कि दिन पर जो बाप लोग बोलते हैं ये वो मिल्क रेवोल्यूशन बढ़ रहा है और सूखा पड़ रहा है। सूखा बढ़ रहा है। उसका सोच है कि इस बढ़ती गर्मी या जैसा जो भी सिचुएशन सबको मद्देनजर रखते हुए वो गंगा जी को छुड़ाना चाहते हैं जो कि आज तक संभव था ही नहीं, क्योंकि उस समय समझा जाता था कि उनका प्रभाव इतना तेज है कि अगर वो डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिरे तो सीधे सब ध्वंस कर देगा, बर्बाद होगा, हमने पाताल में चली गई सीधा पाताल में चला जाएगा, इतना पावरफुल। इतना पावर। तो वो प्रार्थना किया, तब किया और ब्रह्म देव को बुलाया क्योंकि उन्हीं के पास उनके जो कमांडर उसमें गंगा थी। वेरी गुड। तो ब्रह्मा जी बोले कि अगर हम दे देते हैं कोई दिक्कत नहीं, पर भी वो तुम गंगा का प्रवाह नहीं कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कहीं यार मैंने वो पाताल में चला जाएगा और पूरा विनाश कर देगा। तो विनाश हो गया। तो भगवान सिंह से बोले कि हमको किसी तरह टेक्नोलॉजी को छुड़ाना है। तब जाके वो अपना जटाओ इतना मतलब जटा इतना फैलाया था कि गंगा नदी को मतलब ऐसा उलझ गई था कि क्या नहीं। तो धीरे धीरे प्रवाह आगे धरती में आया, फिर भी प्रवाह इतना तेज था कि एक हिस्सा पाताल में चला ही नहीं। तो आज जो हम लोग इसी तरह गंगा नदी को भाग रहे थे भी बोलते, तो मतलब और जो और एक ऋषि था जिसने गंगा नदी को दिशा दिया, ठीक है, एक ऋषि था, उनका नाम है कपिल मुनि बोल के, ठीक है। तो अगर तुम लोग कभी गंगा सागर जाते हो, ठीक है, जो गंगा नदी जहां पर जाके समुद्र में इंटर ले रहा है, जो यहाँ से 70 to 80 किलोमीटर दूरी में है, ज्यादा नहीं। तो जहां से गंगा नदी समुद्र में एंट्री ले रहा है, वहां पर एक बहुत बड़ा मेला भी होता है ठंड के टाइम पे, गंगा सागर फेयर बोलते हैं उसको। और उसी वहां पर एक कपिल मुनि का आश्रम भी है जो बहुत प्राचीन काल से, मे बी 5000 ईयर्स एगो, 10,000 ईयर्स एगो, डोंट नो दैट, ठीक है। उस टाइम पे वो कपिल मुनि ने गंगा जी को वहां से लाने का जो पूरा रास्ता है वो बताया था कि नॉर्थ इंडिया से, मैंने उत्तराखंड से वो किस तरह से बंगाल में आके एंटर किया, ये कहानी से समझाया गया, ठीक है। बाकी जियोग्राफिकल रीजन बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, जियोग्राफिकल रीजन बहुत कुछ हो सकता है, बट दिस इज अ स्पिरिचुअल या फिर कॉन्टेक्चुअल एक कहानी के थ्रू से लोगों को समझाया गया कि ऐसा ऐसा है जो भी। एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, एन इनकम इज, कभी कभी इतना कहानी बोलने का मन करता है, ऐसे बहुत अच्छा बोला तुमने, एकदम सही बोला, बहुत अच्छा बोला। एज पर फिर एक बार इसको मतलब पिक्चर में देखने का मौका मिला। As per section 56 subsection 1, an income is chargeable under the head other source if the following condition satisfied. The following condition satisfied. There must be an income. पहला बात तो इनकम होना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है सच इनकम, ये ऑनलाइन में सब लिख रहे हो ना? यस सर। ओके सर। Such income is such income is not an exempted income. इनकम एग्जेंटेड इनकम नहीं होना चाहिए। एग्जेंट माने इनकम टैक्स से छूट नहीं है इसका, ठीक है। माने बहुत इनकम ऐसे भी होते हैं जिसको इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में एक एग्जाम्पल दे दे, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पे, और भी है बट ये वन ऑफ द फेमस है, इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जो इनकम इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट नहीं है वही इनकम को हम अदर सोर्स में चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी इनकम के ऊपर सरकार ने एग्जेम्पशन दे के रखा, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड रहता है, ठीक है, तो फिर उसको कैसे अदर सोर्स मानेंगे? ऐसे एग्रीकल्चर इनकम बाकी किसी हेड में भी नहीं आता है, ना तो सैलरी में आएगा, ना तो पीजीबी में आता है, ना ही क्या बोलते उसको कैपिटल गेन में आता है, ना तो हाउस प्रॉपर्टी। हाँ हाँ नहीं, वो सब है, वो प्रोफेशंस भी है, वो बिजनेस भी है, सब कुछ है,
बट हमारे देश में नॉर्मल एग्रीकल्चरल लोग जो चाषबास करते हैं ना, मैंने नॉर्मल फार्मर्स हमारे देश में मार्जिनल है, मेहनत करके कमाते हैं, इसलिए एग्रीकल्चरल इनकम पे सरकार ने टैक्स नहीं लगाया। एक सर्टेन लेवल के बाद टैक्स लगाते हैं, उसका कुछ कंडीशंस है, दिस इज नोन एज रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। अगर आपका एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा हो और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस कर जाए, मैंने अगर आपका एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा या 3 लाख से ज्यादा हो, अलॉन्ग विद दैट अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो, तो जाके वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है, लेकिन वो भी फुल्ली नहीं, पार्शियली लगता है। उसका एक कैलकुलेशन है जो एग्रीकल्चरल के अंदर पढ़ा जाएगा। एक स्टेप वाइज है, अब उसके अंदर अभी मैं नहीं जाता। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट है, हर एक एग्रीकल्चर को एग्जाम नहीं किया जाता। जैसे कि अगर कोई कॉमर्शियल एग्रीकल्चर चल रहा है, जैसे कि चाय का, हाँ, तो अगर उसमें प्रोसेस इतने तक प्रोसेस किए कि वो अपना रॉ में बेच सकते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन उसको अगर हम प्रोसेस करके उसका रॉ फॉर्म को बदल दें तो तब वो बिजनेस हो जाएगा। जिसमें 3 चीज है, रूल 78 वेरी गुड सर। जिसमें चाय आ जाता है, कॉफी आ जाता है, रबर आ जाता है, शुगर केन का एक हिसाब इसमें भी आता है, 7 में अंदर शुगर केन आता है। यस सर, सब अभी समझ रहे सर? तो अगर कमर्शियल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसको बिजनेस के अंदर डाल दिया जाता है। बट नॉर्मली अगर आपको कोई पूछे कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है, तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा ठीक है। ऐसे यही टैक्स का प्रॉब्लम यही है, ये किसी भी बात को सीधा सीधा नहीं बोल पाता। ठीक है, एक बार बोलेगा ना, फिर बोलेगा हाँ, एक बार बोलेगा हाँ, फिर बोलेगा ना, माने पहले एक कंडीशन बोलेगा, फिर उसी कंडीशन का एक एक्सेप्शनल बोलेगा। एंड दैट इज हाई कि ये टैक्सेशन वगैरह क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ऐसे तो ये कॉम्प्लेक्स है नहीं, बट सिचुएशन से ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सर क्यों किया इतना कॉम्प्लेक्स? सर हमारा कंट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए किसी को इच्छा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स करे, ये सिचुएशंस के हिसाब से कॉम्प्लेक्स हुआ है। क्यों? क्योंकि ये देश ऐसा देश है, यहाँ पर रिच लोग भी हैं, मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, नॉर्मल मिडिल क्लास, गरीब, महागरीब, भयंकर गरीब, जिसको बोलते बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। ठीक है, फिर कोई है जिसको किसी तरह से 2 वक्त का खाना मिलता है, उसको बोलते हैं एवर प्रॉपर्टी, नहीं एवरेज प्रॉपर्टी लाइन, माने प्रॉपर्टी लाइन में है। फिर कुछ है एपीएल, एवरेज एवर प्रॉपर्टी लाइन। ठीक है, फिर कुछ है गरीब, अब नॉर्मल है, फिर हो गया लोअर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर हायर मिडिल क्लास, फिर रिच, रिच के अंदर भी भाग है, हायर रिच, सुपर रिच, ठीक है, अल्ट्रा रिच, वही अल्ट्रा रिच में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे समझ ना सर, देश बहुत डाइवर्स है, तो जनसंख्या इतना कॉम्प्लेक्स होने के कारण हमारा देश का टैक्स सिस्टम इतना डिफिकल्ट है। वर्ल्ड का वन ऑफ द डिफिकल्ट टैक्स सिस्टम है इंडिया। फिर इजी कैसे होते हैं? आप चले जाओ न्यूजीलैंड में, आप चले जाओ ऑस्ट्रेलिया में, फ्लैट सिस्टम ऑफ टैक्स चलता है, जितना कमाएगा 30% सरकार काम करता, रिटर्न फाइल भी हो जाएगा, तो खुद ही हो जाएगा। साल भर का हिसाब रखो, एक कंसल्टेंट के पास जाओ, जितना वो उसको हिसाब किताब, वहां पर भी एग्जेम्पशन वगैरह ऐसा नहीं है, नहीं होता, होता है, लेकिन बहुत ईजी है कॉन्सेप्ट। फ्लैट रेट है, एक रेट पे पूरा, इतना स्लैब है कुछ नहीं, अप टू 5 लाख नहीं, 5 लाख से 10 लाख कुछ नहीं, फ्लैट, जो कमाएगा फ्लैट। जैसे हमारे यहाँ पर कंट्री कंपनी का है, यस सर, डोमेस्टिक कंपनी का ग्रॉस लिमिटेड या टर्नओवर 4 सीधा हम लोग 25%, 40%, 25%, 90%। ठीक है, फ्लैट रेट, तो फ्लैट रेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा इंडिया में हो नहीं सकता, मर जाएगा पूरा पॉपुलेशन, पागल हो जाएगा। कल फाइनेंस मिनिस्टर आईआईएससी गया था, आईआईएससी जानते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साउथ में है, बैंगलोर में है। ठीक है, आईआईटी का, आईआईटी से भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, आईआईटी तो बाद में है, आईआईएससी से भी पुराना है। हाँ, गवर्नमेंट का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जहाँ से एपीजे अब्दुल कलाम सर भी वहीं से पढ़ाई। ठीक है, तो वो कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर गए थे, तो सब कोई पूछ रहा है कि इतना टैक्स वगैरह रेट बढ़ा रहे हो, क्या ये सही है? तो सीतारमन जी ने एक बहुत अच्छा आंसर किया, मेरे को अच्छा लगा। तो बोलते कि मेरा बस चले, अगर उनका बस चलता तो वो पूरा टैक्स को, इनकम टैक्स को ही एबॉलिश कर,
ठीक है, अगर बस चलता तो इनकम टैक्स को ही अबोलिश कर देता, बट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इंडिया जैसा कंट्री में बिल्कुल पॉसिबल नहीं करेंटली, कम से कम। इंडिया इतना स्ट्रेंथन नहीं हुआ है वो इनकम टैक्स को खत्म करे, क्योंकि दूसरे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना पड़ेगा। क्या हम लोग एक्सपोर्ट में सफिशिएंसी कर पाए? नहीं। अभी बहुत इनकम का जगह है जो हम लोग अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो जब तक वो इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे तब तक ये सब सोचना असंभव है। शायद और 50 साल और 100 साल, डोंट, समझे? मैं ये फुल्ली डिपेंड करता है कि क्या इकोनॉमिक पॉलिसी में चलेगा, कैसी लीडरशिप में चलेगा, एजुकेशन सिस्टम में कितना बदल आएगा, कितना वैल्यू एजुकेशन सिस्टम आएगा, स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम आएगा, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट देखो सर, सच इनकम इज नॉट, सुमित एक काम करेगा, मेरे साइड का पंखा ऑफ कर देना। सच इनकम इज नॉट चार्जेबल, इधर वाला, ऊपर से इधर वाला, ठीक है, हो गया। सच इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर हेड सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और सीजी। सीजी माने कैपिटल, माने आप उसी इनकम को चार्ज कर सकते हो, आप उसी इनकम को अदर सोर्स पे चार्ज कर सकते हो जो इनकम सैलरी में नहीं आता है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता, पीजीबीपी में नहीं आता, या कैपिटल गेन में नहीं आता। इनकम होना चाहिए और एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं होना चाहिए, तभी जाके अदर सोर्स में आने का कंडीशन फुलफिल करता है। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट, अब कुछ इनकम की लिस्ट मैं आपको कुछ लिखाऊंगा भी और कुछ पढ़ के भी सुनाऊंगा। आइडिया के लिए थोड़ा सा लिखाते हैं, उसके बाद बहुत कुछ सारा प्रोविजंस के थ्रू से बताऊंगा। Following income are specifically chargeable under IFRS, जैसे कि वन ऑफ द पॉपुलर इनकम इज डिविडेंड। क्या इनकम सर? डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है सुमित? कहाँ इन्वेस्ट करने से होता है? प्रॉफिट का पार्ट, प्रॉफिट का भाग मिलता है। चलो लिखो सर, एज पर सेक्शन, इसे लिख दो, एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन लिखो सर। एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1, डिविडेंड इनकम is always taxable under the head income from other source। लिखो ये पॉइंट, as per section 56 subsection 2 clause 1, ठीक है? 56 subsection 2 clause 1, रोमन 1 है, स्मॉल 1 रोमन, ठीक है? there are two types of डिविडेंड। नॉर्मली दो तरह का होता है, एक फाइनल डिविडेंड होता है, वेरी गुड सर, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। एक्चुअली क्या होता है, कंपनी ना, हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, तो कंपनी एक तो साल के एंड पे भी डिविडेंड देता है, और कभी कभी शेयर होल्डर को बूस्ट करने के लिए, माने ताकि शेयर होल्डर बोर ना हो जाए, अरे क्या किया, कंपनी में पैसा लगाया फिर कंपनी, हाँ 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 हाँ, ये इंटरिम है, मैं उसी को ठीक कर रहा हूँ।
इंटरिम डिविडेंड। तो कई बार कंपनी बीच में भी देता है, ईयर के मिडिल में भी डिविडेंड देता है, जस्ट टू मोटिवेट द इन्वेस्टर्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। और इसमें बस इतना एक पॉइंट जोड़ दो, दैट both the dividends income is always taxable. Dividend income is always taxable under the head RSOs, under the head IFRS, ठीक है। डिविडेंड इनकम हमेशा से ही आधा सोर्स में आता है, यानी इसका कभी भी हम लोग डिविडेंड इनकम को दूसरे हेड में शो ही नहीं करते हैं सर। डिविडेंड इनकम को हम लोग दूसरे हेड में शो नहीं करते हैं, ठीक है। डिविडेंड का भी ना कुछ हिस्सा है, कुछ पार्ट्स है, तो थोड़ा सा लिखाता हूँ, फिर डिटेल्स में पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। लिखो, पैरा चेंज करके उसी में लिखो, एज पर इनकम टैक्स एक्ट लिख रहे हैं सर, एज पर इनकम टैक्स एक्ट one more dividend known as deemed dividend। क्या डिविडेंड? डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड मैंने डिविडेंड मान लिया जाता, एंड these are dividend under section 2 subsection 22 clause A, 2 subsection 22 clause B, ऐसा करके E तक होगा। 2 subsection 22 clause C, 2 subsection 22 clause D, 2 subsection 22 clause E, ऐसा करके A से लेके E तक ऐसा करके भी कहा जाता है, A से लेकर E तक, इसे कहते हैं डीम्ड डिविडेंड। होता क्या है उसमें मैं बात करूंगा, अभी तक मैंने किया नहीं सर, ठीक है। डीम्ड डिविडेंड होता क्या है उसमें मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। देखो, ऐसे तो डिविडेंड इनकम के बारे में कहा गया 66 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 में बोला गया है। अब डीम्ड डिविडेंड के बारे में कहाँ बोला है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 A से लेके E तक। According to section 2 subsection 22, the following receipts are deemed to be dividend, and there are certain receipts जो एक्चुअल में डिविडेंड दिखता नहीं है तो उसे डिविडेंड बना दिया जाता है। मैं आगे आगे इसको डिस्कस करूंगा, फिर भी एग्जांपल के रूप में पॉइंट आया तो एक थोड़ा सा बताता हूँ, मैंने आगे इसका चर्चा करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये वन ऑफ दी वाइटल पॉइंट्स माना जाता है। ये जो करंट पॉइंट चल रहा है डीम्ड डिविडेंड, ये आईएफओस का एक वन ऑफ दी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट entailing the release of company's assets, माने any distribution of accumulated profit whether capitalized or not by a company to its shareholder is dividend। माने कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट बहुत दिन से एक्यूमुलेट हुआ है, एक्यूमुलेट माने जमा हुआ है, whether capitalized or not, अब वो प्रॉफिट को कंपनी ने क्या किया, अपने बिजनेस में रिकैपिटलाइज नहीं किया, और नॉट बाय ए कंपनी टू इट्स, माने कैपिटलाइज और नॉट माने कैपिटलाइज किया कर भी सकता है ना भी कर सकता है, to its shareholder is dividend if entails the release of any or part of its assets. If accumulated profits are distributed in cash, it is dividend in the hands of the shareholder. Where accumulated profits are distributed in kind, for example by delivery of shares, कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड ना देके कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर दे दिया,
इंटेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनी एसेट, बेसिकली कंपनी अपना एसेट्स को बेच के जो भी कमाया वगैरह था, उसका जो भी इनकम हुआ, तो बदले में कंपनी क्या कर रहा है, डिविडेंड नहीं दे रहा है, शेयर दे रहा है, ठीक है, काइंड पे दे रहा है। द मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स ऑन द डेट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन इज डीम्ड एज डिविडेंड। माने सिंपल बात है, तुम मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करके रखते हो, सपोज तुमने रिलायंस में इन्वेस्ट करके रखा और रिलायंस तुमको बोलता है कि हम तुमको शेयर होल्डर होने के नाते कंपनी डिविडेंड इशू करता है, मैं आप लोगों को कंपनी लॉ वगैरह में पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है, ऐसे डिविडेंड के ऊपर एक लॉ का पूरा चैप्टर भी है, Yes, ठीक है, डिविडेंड डिसीजंस के ऊपर फाइनेंस में भी एक चैप्टर है, yes, ठीक है। मैंने डिविडेंड खत्म नहीं है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिविडेंड मिलेगा, अकाउंट्स में तो डिविडेंड ट्रीटमेंट करते भी होंगे, अकाउंट्स के अंदर कहीं ना कहीं डिविडेंड का ट्रीटमेंट तो आ सकता है, आना चाहिए करते आएगा सर कहीं ना कहीं, हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं तुमको डिविडेंड दिख ही जाता है अकाउंटेंसी के, लेकिन वहां पर तुमको ऐसे ट्रीटमेंट करना है, मैंने जर्नल एंट्री के रूप में। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि डिविडेंड का डिटेल्स डिस्कशन कहाँ कहाँ होता है। एक तो हम लोग यहाँ पर टैक्स में कर रहे हैं, क्योंकि इनकम के तौर पे ये क्या इंपैक्ट करता है शेयर होल्डर के हाथ में। एक उसका डिविडेंड डिसीजन फाइनेंस में होता है कि कंपनी के एंगल से डिसीजन क्या होता है कि डिविडेंड देने के बारे में। एक लॉ में होता है कि कंपनी को डिविडेंड देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है एज पर लॉ, लॉ क्या है। तो डिविडेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हर जगह से अलग अलग एंगल से समझा जाता है। यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि कंपनी जो डिविडेंड देता है वो शेयर होल्डर के हाथ में इनकम हो जाता है, तो उस इनकम को टैक्सेबल करेगी ना करे, और अगर करे तो किस हेड में करे। तो इतना तो पता चल गया कि ये अदर सोर्स के अंदर आता है, ये तो समझ में आ गया। फाइनल डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, कंपनी साल भर में एक बार जरूर डिविडेंड डिक्लेयर करता है, स्पेशली जो प्रॉफिटेबल कंपनी होगा वो डिविडेंड देगा, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन में करोगे ना, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स आप बस लिखो यहाँ पर, आपको अभी हजारों कंपनी का नाम दे देगा कि मार्केट में कौन सा कंपनी हाई रेट में डिविडेंड देने का हिस्ट्री है। एक्चुअली इनका इतना प्रॉफिट है कि ये डिविडेंड देता रहता है, ये देखो, देख पा रहे सर, देखो क्या नाम है कि गुजरात टूल रोम ऐसा कुछ है, लास्ट प्राइस था 11.49, डिविडेंड दिया 100%, 100% डिविडेंड। बलराम इन्वेस्ट, ये शेयर का दाम है, लेटेस्ट डिविडेंड दिया 380%, फेस वैल्यू पे होता है, माने अगर 1 टका दाम है शेयर का, फेस वैल्यू है, तो 3 टका 80 पैसे डिविडेंड होगा। कनारा बैंक 161 टका, 161% का डिविडेंड दिया, इसका मतलब अगर फेस वैल्यू 1 रुपी है तो 1.61, अगर 10 टका है तो उसके ऊपर होता है, नॉर्मली ये सब 1 ही होगा। नेस्ले शेयर का दाम है 2471 टका, डिविडेंड परसेंटेज देखो 3220% डिविडेंड दिया, अगर फेस वैल्यू 1 है तो हिसाब लगा लो 32 टका डिविडेंड मिला हो पर शेयर में। अब तुम्हारे पास अगर नेस्ले का 1000 शेयर है से फॉर एग्जाम्पल, तो 32 टका पर शेयर में होगा, तो 32,000 टका तुम डिविडेंड इनकम किए। ये सब क्या होता है, फाइनल डिविडेंड या फिर इंटरिम डिविडेंड, समझ में आ रहा है सर। तो ये कंपनी के एंगल से दिखाया कि कंपनी कितना देता है, लेकिन जो कमाता है उसके लिए इनकम है, इनकम है और टैक्सेबल है। टैक्सेबल कहाँ होगा, अदर सोर्स में होगा, ये पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर वो फाइनल डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड है तो ये तो समझ में आ जाता है। ये देखो सभी कंपनीज का तुम्हें मिलेगा, बहुत सारा है डिविडेंड पेइंग स्टॉक, जैसे बहुत सारा मैंने बेसिकली मार्केट में लिस्टेड कंपनी है 5 से 7 हजार, उसमें से टॉप डिविडेंड पेइंग स्टॉक का डेटा यहाँ पर दिया है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। तो फाइनल डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड जो नॉर्मल डिविडेंड है वो हो गया, लेकिन ये कौन सा, ये 222 ए से लेके ई तक के अंदर क्या बोला है, उसमें 22 से 22 सबसेक्शन ए से लेके ए में बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंटेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट्स, माने कंपनी जब अपना प्रॉफिट करता है और एसेट को रिलीज करता है, उस टाइम पे कंपनी डिविडेंड ना देके, माने कैश में डिविडेंड ना प्रोवाइड करके आपको कंपनी अपना शेयर दे दिया। अब एक शेयर का दाम अगर मार्केट में 100 रुपीज है, तो वो एक्चुअली डिविडेंड के रूप में ही दे रहा है आपको, लेकिन डिविडेंड नाम पे नहीं दे रहा है, काइंड पे हो गया।
कैश देता तो कैश पे समझ में आ जाता। तो गवर्नमेंट बोलता है कि दिख तो रहा है कि डिविडेंड नहीं है, लेकिन ये आपका प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है जो आप अपने शेयर होल्डर को शेयर के रूप में दे रहे हो। ठीक है, कंपनी ऐसा कई बार क्यों करते हैं, अपना टैक्स बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि डिविडेंड पे करने के टाइम पे टीडीएस काटना पड़ता है और वो टीडीएस कंपनी को अपने पॉकेट से देना पड़ता है। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ, ये बहुत बार ये सब चेंज भी होता है कि डिविडेंड के पेमेंट के टाइम पे टैक्स कंपनी देगा कि टैक्स एम्प्लॉय देगा, माने ये टीडीएस माने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो एक अलग चीज है, मैं उस पर बाद में आता हूँ, ये भी टॉपिक यहाँ पर होएगा। ठीक है, कि डिविडेंड देने के टाइम पे उस इनकम पे टैक्स कंपनी देगा कि शेयर होल्डर देगा, इसको लेके बाद में बात है। ऊपर से जो इनकम होगा वो अदर सोर्स के अंदर इनकम टैक्स में जाएगा, वो अलग चीज है। सब कुछ एक खिचड़ी पकेगा, लेकिन ये खिचड़ी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि जो डिविडेंड सीधा सीधा समझ में नहीं आता उसे गवर्नमेंट डिम डिविडेंड कर देता है। जैसे कि तुम शेयर के पैसा ना देके क्या दे रहे हो, शेयर दे रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि भाई जो भी शेयर का मार्केट वैल्यू होगा हम उसको डिम डिविडेंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, डिम डिविडेंड। ये 222A में बोला है। ठीक है, और ये 222B में क्या बोलता है, चलो अब बात जब छेड़ ही लिया बोल ही देते हैं। फिर मैं सोचा था कि कुछ लिखाने के बाद बोलूंगा, बट 2-4 पॉइंट आ रहा है तो फटाफट एक बार बोल के निकलते हैं। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझने का कोशिश करो। ये लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि इतना लिखाने जाएंगे माथा खराब, ये नोट दे देंगे अपना कॉपी बना लेना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। Any distribution to its shareholder by a company of debentures, debenture stock, or deposit certificate in any form, whether with or without interest, and any distribution of bonus shares to preference shareholder to the extent to which the company possesses accumulated profit, whether capitalized or not, will be deemed as dividend. ये क्या चीज है, ये सभी कंपनी का ना अपने शेयर होल्डर को खुश रखने का एक एक तरीका है, क्योंकि डिविडेंड देने पे शेयर होल्डर खुश होते हैं, ये सब नो खुश होते हैं। तो कहते हैं कि इस बार हम लोग शेयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर। डिपॉजिट सर्टिफिकेट माने कंपनी अपने ही शेयर होल्डर के बीच में डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रहे हैं। काम करो, तुमको मैं डिविडेंड नहीं दे रहा हूँ, तुमको डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, माने तुम ये मान के चलो कि कंपनी के पास तुम्हारा 1 लाख का डिपॉजिट है और तुमको उसके बदले इतना इंटरेस्ट बाद में मिलेगा। समझा, माने एक्चुअली मैं तुमको कैश डिविडेंड नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे तुमको से फॉर एग्जांपल तुम मेरे बिजनेस पे शेयर होल्डर हो, तुमको मुझे अगर डिविडेंड देना था तो शायद 1 लाख का डिविडेंड तुमको मिलता। ठीक है, एज पर दी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्सेप्ट, बट मैं तुम्हें डिविडेंड नहीं दे पा रहा हूं, मेरे पास कैश की कमी है। ठीक है, लेकिन बदले में मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे नाम पे डिवेंचर इशू कर देता हूँ और इसका इंटरेस्ट मैं तुमको बाद में दूंगा एक्यूमुलेट करके। अभी नहीं देना है, कैश का आउटफ्लो बाद में होगा। मानो मैं बोला कि 1 लाख का डिवेंचर मान के चलो, उसका इंटरेस्ट है 10%, अभी नहीं देना है, सर्टिफिकेट इशू कर दिया, तुम्हारे पास है, वो तुमको बाद में मिलेगा। लेकिन ये भी कंपनी का एक क्या है, नया तरकीब है, तरकीब माने मेथड अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ये सब कंपनी तब करता है जब उसके पास कैश का क्रंच होता है, समझे। इसलिए क्या बोला, any distribution to its shareholder by a company of debentures, debenture stock or deposit certificate in any form, whether with or without interest, बदले में वो इंटरेस्ट के नाम पे भी हो सकती है, बिना इंटरेस्ट का भी हो सकता है। एंड एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स माने एक शेयर के बदले तुमको 1 शेयर मिलेगा। नहीं देना है, लेकिन ये भी कंपनी का डिविडेंड को पे करने का एक तरीका है। कैश नहीं दे पा रहे हैं, अभी शेयर रखो, बाद में शेयर का हिसाब के हिसाब से जितना शेयर का दाम रहेगा उतना तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा। अगर मेरा कंपनी का शेयर का दाम चल रहा है 100 रुपीज, मैं तुम मेरे इस कंपनी में 100 शेयर होल्ड करते थे, 100 शेयर्स, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि 100 शेयर्स के बदले मैं तुम्हें और 100 देता हूँ, 1:1 रेशियो, 100 के बदले 100। ठीक है, तो 100 शेयर का दाम तुम्हारे पास था, एक एक शेयर का दाम था 100 करके, तो तुम्हारे पास टोटल मेरे कितना पैसा था, वैल्यूएशन 10,000। अब मैं आपको कैश नहीं दे पा रहा हूँ डिविडेंड के नाम पे, क्या बोल रहा हूँ, बोनस रख लो। ठीक है, तो 100 एक्स्ट्रा दिया, मार्केट में दाम कितना है 100%, तो 100 × 100 करके प्लस और 10,000 हो गया। लेकिन क्या कंपनी के पॉकेट से 10,000 गया,
अभी तक नहीं किया, लेकिन वैल्यूएशन तो हो गया। ये सभी डिविडेंड देने का एक नया तरीका है, इसीलिए इसका नाम है डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जब सीधा नाक नहीं दिखाया जा सकता है, नाक को ऐसे घुमा के दिखाओ, ये घुमा के नाक दिखाने का तरीका है। तो गवर्नमेंट भी छोड़ेगा नहीं, गवर्नमेंट बोलता है कि भाई तुम तो अल्टीमेटली डिविडेंड ही दे रहे हो, ठीक है, मैं इसको डिविडेंड मान लूंगा और जो भी टैक्सेबिलिटीज है वो लागू कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये जस्ट एक आइडिया लिया, बाकी और भी पॉइंट्स है आगे बताता हूँ, पहले कुछ और पॉइंट्स लिखो। मोटा मोटी आइडिया है ना सर, डीम डिविडेंड होता क्या है? ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया सर डीम डिविडेंड का एरिया। एक और बात लिखो, the other dividend which are taxable in the hands of shareholders are, जैसे एक डिविडेंड होता है फॉरेन, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये भी अदर सोर्स इनकम है बट फुल्ली टैक्सेबल होता है। बाकी डिविडेंड में एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है, बाकी जितना डिविडेंड्स का कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है, एक्सटेंडेड भी कुछ चीजों में हो सकता है, बट फॉरेन डिविडेंड में कुछ भी ऐसा नहीं। अगर कोई फॉरेन कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है, वो एकदम आंख बंद करके टैक्सेबल है फुल्ली। ठीक है, और एक चीज होता है सर, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल के रूप में आप अमूल लिख सकते हो। ये जो अमूल दूध पीते हैं भारत, अमूल दूध पीता है इंडिया, हाँ, तो रेड काउ को प्रमोट कर रहा है, रेड टी शर्ट पहन। नहीं नहीं ठीक है, सभी अच्छे, रेड काउ भी अच्छे है, मदर डेयरी भी अच्छे है, अमूल का भी वेराइटीज बहुत सारा है। फिर अमूल, ठीक है, अमूल बहुत बड़ा है। इस बार वर्ल्ड कप में अमेरिकन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर अमूल किया था। यूएस का जो क्रिकेट टीम था उसका मेन स्पॉन्सर था अमूल। मैंने समझ पा रहे हो कि अमूल अमेरिका पहुंच गया है। आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध प्रोडक्शन कौन करता है? भारत। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन प्रोडक्शन करते हैं इंडिया। एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाते पूरा पूरा, बिकॉज पॉपुलेशन इतना है, लोकल कंजम्पशन में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में पोटेंशियल बहुत है कि हम लोग वर्ल्ड को भी दूध पिला सकते हैं, पूरा वर्ल्ड को दूध पिला सकते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया में जो गाय है वो बहुत अच्छा दूध देता है, लेकिन उसका दूध में वो सारा गुण नहीं होता है जो इंडियन दूध गाय में होते हैं। लेकिन इंडियन गाय का एक प्रॉब्लम है, ये साल भर दूध नहीं देता, 6 मंथ्स दूध देता है, और 6 मंथ्स नहीं देता जो यहाँ का लोकल गाय होता है। और आजकल भारत में भी फॉरेन गाय आ गया है, ब्रीड हो चुका है सर। ठीक है, इसको हम लोग जर्सी गाय बोलते हैं। ठीक है, तो जर्सी गाय और लोकल गाय सब मिला जुला के आजकल मोटा मोटी ये लोग भी साल भर दूध देता है। लेकिन जो लोकल ब्रीड्स है, इंडिया का जो एक्चुअल गाय है, ठीक है, जिसको काटना कॉन्स्टिट्यूशन में माना है, जिसका तुम मैंने बेसिकली बीफ वगैरह ये सब नहीं खा सकते, वो है जो लोकल इंडिया, मैंने बेसिकली उसमें धार्मिक एक रिलीजियस मान्यता है। ठीक है, दैट इज नोन एज, साइंटिफिक नेम इज बोस इंडिका या बोविस इंडिका। ठीक है, काउ का साइंटिफिक, जो इंडियन काउ है उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज अ बोस इंडिका और बोविस इंडिका, जो एकदम इंडियन ब्रीड है। इसका एक पहचान है, जो कृष्ण भगवान होते हैं ना, बांसी लेके एक गाय साथ में होते हैं उनका, वो जो गाय है जो एक्चुअली जो लोकल ब्रीड है वो आजकल बहुत कम हो गया है। ठीक है, वो ब्रीड को बेसिकली स्पिरिचुअल पर्पस में भी प्रिजर्व करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और उसका दूध का जो क्वालिटी होता है उसमें
वो एकमात्र ऐसा फूड है जिसमें खाने का हर गुण रहता है। माने एक फूड में जो कंप्लीट प्रोटीन, विटामिन, एवरीथिंग होना चाहिए, विटामिन जितना होना है वो सारा चीज उसके अंदर होता है। ये प्रूव है, साइंटिफिकली प्रूव है। बट आजकल वैसा दूध हाँ लैक्टिंग, वो एनर्जी, जिसको लैक्टो से प्रॉब्लम है उसका बात अलग है, बट ये सब प्रॉब्लम वगैरह ना आजकल हुआ है सब। ठीक है, ये सब ना, ये सब कभी नहीं था भारत में, इंडिया में। ये सब ना आजकल चोचला है। ठीक है, मेरा दूध से एलर्जी है। एक्चुअली एलर्जी दूध से नहीं है, एलर्जी बॉडी में है। हाँ ये, हाँ अब धीरे धीरे ऐसा होगा ना, कोई भी खाना खाने जाएगा हर चीज में एलर्जी है, तो खाएगा क्या? ठीक है, ठीक है। एक्चुअली ये सब धीरे धीरे क्या हो गया ना, हम लोग का इम्यूनिटी पावर खराब हो गया है। इसमें एलर्जी, उसमें एलर्जी, लैक्टो एलर्जी, सब में एलर्जी। ठीक है, एक्चुअली पहले भारत में हर घर में एक चीज होता, कॉमन होता था, घर में गाय होगा। ठीक है, दूध घर में भरपूर रहेगा, है ना, ये भारत का कल्चर है। लेकिन वो सब कल्चर हम लोग बर्बाद कर दिए। अभी भी है, अगर देखना है तो हरियाणा जाओ, साउथ इंडिया जाओ, साउथ इंडियन गाय देखो ना, माथा खराब हो जाएगा, क्या साइज है। लोकल है एकदम, देसी इंडियन ब्रीड, भयंकर साइज है। हरियाणा का भी ब्रीड बहुत अच्छा होता है, बंगाल का ब्रीड छोटा होता है थोड़ा सा, बट हाँ ये भी ठीक ठाक। लेकिन हाँ सर, दूध प्रोडक्शन में हम लोग काफी अच्छे हैं। और अमूल का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि अमूल इतना बड़ा कंपनी बिजनेस करता है, लेकिन अमूल इज नॉट ए कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वो भी अपने मेंबर्स को डिविडेंड देता है, और ये डिविडेंड उनके हाथ में टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो डिविडेंड के बारे में फिर से चर्चा होगा। ये तो बस पार्टी शुरू हुआ है, पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिविडेंड पे ही माथा खराब करता है। ठीक है, ये जो स्टॉक मार्केट में हम लोग डिविडेंड कमाते हैं ना, स्टॉक मार्केट से जो हम लोग डिविडेंड इनकम करते हैं, बहुत सारे लोग ना स्टॉक मार्केट में दो पर्पस में पैसा डालते हैं। स्टॉक मार्केट में इनकम करने का 3 सोर्स है। देखो, कौन से शेयर में पैसा लगाना है बोलो? ओएनजीसी। जैसे मानो कि ओएनजीसी का करंट शेयर है 332 टका। चलो देखते हैं लास्ट 5 साल में ओएनजीसी का क्या ग्रोथ रहा। 5 साल छोड़ो, 2023 से ही इसका ग्रोथ देख लो, 121 का शेयर 332 में गया है। सरकारी कंपनी एकदम रॉक। ठीक है, आजकल सभी अच्छा काम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, कुछ मोदी ने कुछ घोट पिला दिया होगा। ठीक है, जो भी हो, ऐसे कुछ लोग नहीं मानते, फिर भी बोल रहे नहीं नहीं मोदी बेकार है। लेकिन सरकारी कंपनी बूस्ट हो रहा है, फिर भी बोलेगा हम बेकार है। अच्छा है, चलो बेकार है। अच्छे को तो अच्छा बोलो यार, बुरा को बुरा बोल ही सकते हो, अच्छा को तो अच्छा बोलो। नहीं, सब धोखा है, आरबीआई का डेटा भी बोलता है धोखा है। ठीक है, देखो 332 इसका शेयर का दाम है, 130 टका चल रहा था, 130 का शेयर 332 हुआ, मैंने कितना प्रॉफिट दिया? अप्रोक्स 200 रुपीज पर शेयर। ये जो पैसा तुमने कमाया, क्या पैसा है ये कैपिटल गेन है। इनकम टैक्स में कहाँ आएगा? कैपिटल गेन में आएगा। अगर मोर देन 1 ईयर होल्ड करके बेचते हो तो कितना टैक्स लगता है? अगर इनकम, अगर इनकम 1 लाख से ज्यादा होता है, मानो 200 का पर शेयर का गेन है, 200 इंटू कितना करेंगे? 50 शेयर है तुम्हारा, 50 नहीं कितना, 500 शेयर। 500 इंटू 200, 500 इंटू 200 1 लाख ना। 501 शेयर, चलो 501 शेयर। ठीक है, 501 शेयर में तुम्हारा इनकम कितना हो जाएगा? 1,02,000 और एक जीरो आएगा ना। हाँ, 1,02,000। अब 1,02,000 टका जो है, इस पे तुम्हारा टैक्स लगेगा करेंट एज पर बुक्स के हिसाब से 10%, रिसेंट चेंज के हिसाब से, और रिसेंट चेंज के हिसाब से नहीं आएगा। 1,25,000 हो गया। करंट जो एग्जाम के हिसाब से जो लोग सितंबर वगैरह में बैठेगा, उनके लिए 1,02,000 में उनको टैक्स देना पड़ेगा 10%। 1 लाख क्रॉस करने से देना है, 1 लाख के नीचे होने से नहीं देना है। अप टू 1 लाख छूट है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ये सब बात हम लोग कैपिटल गेन में करके आए हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब इतना था
कि एक शेयर से हम कितना तरह का इनकम कर सकते थे। अच्छा, और एक इनकम है कि अगर आपके पास 500 शेयर है, किसका, ओएनजीसी का, ओएनजीसी अगर डिविडेंड प्रोवाइड करता है, मानो ओएनजीसी ने बोला कि वो 200% का डिविडेंड देगा, अगर ओएनजीसी का 1 टका का फेस वैल्यू है और 200% अगर उसका डिविडेंड है तो कितना होगा, 2 टका, है ना, 200%। ऐसा ही होता है नॉर्मली। डिविडेंड कभी भी करेंट मार्केट प्राइस पे नहीं होता है। 332 332 का 200%, माता करा, पागल हो जाएगा इंसान, कंपनी बिक जाएगा 2 दिन में। ठीक है, ऐसा नहीं होता, फेस वैल्यू पे होता है। जैसे आपने देखा 3232 टका परसेंट दे रहा था, नेस्ले दे रहा था 3220% नेस्ले दे रहा था, तो क्या उसका मार्केट प्राइस भी दे रहा था? नेस्ले का शेयर प्राइस पता है आपको, 2500 टका दाम है, 2500 कम से कम। तो 2500 पे 3232% हिसाब करो, कंपनी आज ही बिक के फॉरेन चला जाएगा जहां से आया था। नेस्ले ऐसे यूके बेस्ड कंपनी है। 80,000 डिविडेंड देगा पर शेयर, माता खराब, ऐसा नहीं है। क्या देता है, फेस वैल्यू पे देता है। तो इसका मतलब अगर आपके पास 500 शेयर्स है, 2 टका करके 1000 रुपीज, दिस इज योर डिविडेंड फ्रॉम ओएनजीसी। ये आपका इनकम कहाँ जाएगा, समझा? ऐसे होते हैं, एक ही चीज है, एक ही प्रोडक्ट से मिल रहा है बट अलग अलग रूप से मिल रहा है। रूप इन द सेंस वैरायटी से मिल रहा है, तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ लोग क्या होता है ना, जिनको ना थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी वाला रोजगार चाहिए, वो ना कंपनी का शेयर होल्ड कर लेता है और डिविडेंड से इनकम करना चाहता है। और नॉर्मली ये सब शेयर ना फ्लक्चुएट थोड़ा कम करता है। ठीक है, शेयर का फ्लक्चुएशंस कम है, डिविडेंड इनकम अच्छा है, तो ऐसा शेयर होल्ड करके काम किया जा सकता है। चलो सब अलग बात है, बहुत कुछ है, बोलने बोलते पागल हो जाऊंगा। नेक्स्ट लिखो, कितना बोलू कितना बोलू कितना बोलू, विनिंग। नेक्स्ट लिखो, डिविडेंड के बारे में बाद में वैसे बात होगी। अदर सोर्स का क्या, अनदर बहुत इंपॉर्टेंट इनकम है सर, विनिंग। आज के डेट में इंडिया अभी इसी के पीछे पड़ा है। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, हॉर्स रेस, लॉटरी, विनिंग फ्रॉम टीवी शो। टीवी शो जानते हो, लाइक केबीसी। आजकल ड्रीम इलेवन आया है, जोड़ दो। ड्रीम इलेवन जानते हो सर? ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, क्रिकेट बेटिंग ऐप, ठीक है, लूडो, बहुत कुछ चलता है आजकल। लूडो, फिर जंगली रमी, हाँ, एमपीएल, है ना, किसमें, एमपीएल से पहले ना रेट टैक्स रिटर्न पड़ा था, अभी हाल फिलहाल जब आया था पैसा, मतलब 3 महीना पहले, तब हम 5 किलो डालते थे ना, क्या 5 किलो डालता है, कोई खेलो तो ज्यादा तो 10 रुपीज इनकम हुआ था खेल के, उसमें ना 3 टका ले लिया। ठीक है, तो ये सब जो ड्रीम इलेवन से जो भी इनकम करेंगे, बेटिंग ऐप है आजकल बहुत चलता है। विराट कोहली, सचिन, धोनी सब प्रमोट करता है, देखे होंगे टीवी में। ठीक है, तो ये लोग प्रमोट भी करता है और एक तरह का जुआ टाइप का है। ठीक है, इसमें स्किल्स है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि स्किल नहीं है, पर स्किल 10% 90% लक है। ठीक है, या फिर अगर थोड़ा सा और प्यार दिया, जैसे मैं, मुझे पसंद है, मैं खेलता हूँ, आप लोगों को खेलने नहीं बोल रहा हूँ, मैं खेलता हूँ, मुझे क्रिकेट का सेंस है इसलिए खेलता हूँ। ठीक है, मुझे पता है पिच का कंडीशंस पता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा जीत जाता हूँ, बट हारता नहीं। मैंने जितना पैसा लगाता हूँ उतना मेरा एवरेज में आ ही जाता है। ठीक है, उतना गवाता नहीं हूँ। ठीक है, कभी कभी तो 500 1000 भी आ जाता है, मैंने 50 रुपीज लगा के 500 600 आ जाता है। लेकिन फिर भी इसमें 10% स्किल्स है, बाकी 90% पूरा लक है। क्योंकि कौन सा दिन कौन सेंचुरी करेगा, कौन 5 विकेट लेगा, ये
ये कैलकुलेशन इम्पॉसिबल है। फिर भी पॉसिबल है कि ट्रैक रिकॉर्ड देख के, पिच देख के, बिहेवियर देख के, उन्हें गेम का कंडीशन देख के बोला जा सकता है, लेकिन आपको गेम चलते चलते नहीं बोल पाएंगे आप, पहले करना है, ठीक है। लेकिन ये सभी इनकम आपका अदर सोर्स इनकम। कितना केस चल रहा है, लेकिन सरकार बोल रही है कि भाई हमें पैसा का बाजार मिल रहा है, हम बंद नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली शेयर मार्केट के पीछे पड़ा है, तो ड्रीम 11 के पीछे क्यों नहीं पड़ता? ये तो पूरा गैम्बल है। अच्छा नेक्स्ट लिखो। अच्छा एक चीज और, ये जो मैंने आपको बताया, अच्छा यहाँ पर सॉरी सर, इसमें थोड़ा गलती हो, ये जो विनिंग वगैरह चलता है, इसका टैक्स रेट कितना जानते हो? यस सर 30% फ्लैट में आते गए। द बेसिक एग्जेम्पशन limit of rupees 2,50,000, ये ना इसी पॉइंट का पार्ट है, सी मत लिखना सर, ये बी पॉइंट का ही पार्ट है, इसी का पार्ट है। द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 2,50,000 और 3,00,000 वट एवर दी केस में भी। क्यों? अगर आप 115 बीएससी में आते हो न्यू टैक्स सिस्टम में, तो आपका बेसिक लिमिट क्या है? 3,00,000। माने आज के डेट में इंडिया में अगर आपका इनकम 3,00,000 तक नहीं जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपका एनुअल इनकम 3,00,000 तक के अंदर आता है, तो फिर आपको गवर्नमेंट के घर में टैक्स बोलो नहीं देना है। अगर ओल्ड स्कीम फॉलो करते हो तो आपका लिमिट क्या है? ओल्ड स्कीम में 2,50,000, न्यू स्कीम में 3,00,000। दिस इज कॉल्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। भारत के किसी भी लोगों को जिसका एनुअल इनकम 2,50,000 क्रॉस नहीं करता, और जिसका न्यू स्कीम के तहत आपको कोई भी एक स्कीम चूज करना होता है, या तो 115 बीएससी में रहो न्यू स्कीम, या फिर ओल्ड टैक्स में रहो। जिसमें रहोगे वो पहले से मेंशन करना पड़ता है रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे, ठीक है। तो जो स्कीम में जाओगे उसी स्कीम के तहत, अगर न्यू स्कीम में जाओगे तो 3,00,000 तक बेसिक लिमिट है, अगर ओल्ड स्कीम में जाओगे तो 2,50,000 तक लिमिट है। तो ये जो विनिंग का इनकम है, इसके साथ ये एडजस्टमेंट नहीं होता। मैं बेसिकली इतना बोलना चाहता हूँ, द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 2,50,000 और 3,00,000 वॉट एवर दी केस में बी विल नॉट अवेलेबल फॉर विनिंग। समझे? सुमित बात समझ में आया? इसका मतलब है पहले बैठा काम धंधा है नहीं सकता, कोई भी रेट नहीं कमा रहा, तो वहां से पैसा निकले विनिंग करके आए, विनिंग कर लिया, मानो एग्जैक्ट कमा क्या है। अब बोलते हैं कि डिफॉल्ट टैक्स कितना दे देंगे, टैक्स कितना 3,00,000 से कम है, तो गवर्नमेंट को इसको नहीं चलेगा, टैक्स तो ठीक है। मैंने अगर आपका इनकम मानो आप विनिंग करके 2,50,000 कमा लिए, ठीक है, तो आप अब सरकार को बोलोगे आपका तो लिमिट है 2,50,000, मैंने तो 2,50,000 ही कमाया। सरकार बोलते हैं भाई ये विनिंग इनकम है, इसमें हम लोग वो लिमिट नहीं लगाते, ठीक है। 10% भी इनकम करोगे उसमें भी 30% 3% काट लेगा, ठीक है। 1% कमाओगे तो 30 पैसा ले लेगा, सिंपल। अगर 1 रुपी भी इनकम है आपका, उसमें 30 पैसा सरकार का, 30 पैसा भी उसका है, नहीं छोड़ेगा, फ्लैट रेट है, कोई एग्जामिशन काम नहीं करता। और एक चीज नहीं, नो एक्सपेंडिचर बेनिफिट इज अवेलेबल। माने जैसे कैपिटल गेन पे हमें ये मिलता है, सपोज हम कोई जमीन 10,00,000 में सेल कर रहे हैं और उसको 7,00,000 में खरीदे थे, तो वो 7,00,000 का कॉस्ट को माइनस करके गेन पे टैक्स लगाते थे, ब्रोकरेज लगाते थे, ब्रोकरेज पर माइनस करते थे। बट इसके केस में मानो आप बेटिंग ऐप के लिए कोई ब्रोकरेज चार्जेस दे रहे हो, या फिर आपका जो खर्चा हुआ है, सपोज आप 10% जीता, 7% खर्चा हुआ, तो आप बोलोगे मैं 3% में टैक्स दूंगा, नहीं, पूरा का पूरा 10 के ऊपर टैक्स देगा। नो एक्सपेंडिचर बेनिफिट इज अवेलेबल फ्रॉम विनिंग।
कोई एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा किसी भी तरह का। आप बोलोगे सर नहीं मेरे को ब्रोकर पकड़ना पड़ा, ये पकड़ना पड़ा, हॉर्स रेस के ग्राउंड में होता है। हॉर्स रेस ग्राउंड देखे हो? कोलकाता रेस कोर्स, ये एक अलग सिस्टम है। ये देख रहे हैं सर? हाँ सेम यही वाला इसमें देखेंगे वो बिल्डिंग पे होगा है फोटो भी। हाँ हाँ यही हो, ये देखेंगे। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली विक्टोरिया के जस्ट पीछे है। इसको देखने का सबसे बेस्ट व्यू होता है अगर आप कभी सेकंड ब्रिज होता है, सेकंड हुगली ब्रिज जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर से अगर आप कोलकाता में एंट्री ले रहे हो तो एंट्री लेने की जब तुम हावड़ा की तरफ से सेकंड ब्रिज होकर कोलकाता में एंट्री लेते हो और विक्टोरिया दिखता है और उसी के साइड में तुमको ये कलकत्ता रेस कोर्स दिखता है। ठीक है, ये यहाँ पर घोड़ा का दौड़ होता है। ये कोलकाता में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, बैंगलोर में, 3-4 शहर में ये सिस्टम है सर। ये ब्रिटिश पीरियड से चलता है। एक्चुअली ये पूरा जुआ का जगह है, इसमें ना जॉकी में पैसा लगा जाता है। यहाँ पर वहां पर पूरा सिस्टम है, मेरा एक स्टूडेंट है उसका कनेक्शन है उसके अंदर। ठीक है, बहुत पैसा है इसमें, पूरा जुआ है। ठीक है, मैंने क्या है कि तुम जाओगे वहां पर जाके तुमको बोलना है कि कौन से जो जॉकी में पैसा लगाना चाहते हो, फिर 100 का 200, ठीक है 200 का 400, तुम जितना दोगे अगर वो जीतता है तो डबल, नहीं जीता तो क्या, फुल्ली गैम्बलिंग सिस्टम है। बहुत अलग अलग सिस्टम चलता है, इसका भी बहुत सारा कोड है, ये भी एक अलग टाइप में खेला जाता है। ठीक है, तो वो वाला चीज यहाँ पर आ गया। और अब इसके अंदर कुछ खर्चा भी होता है, अंदर जाके मेंबरशिप बनाना बहुत, किसी ऐसे नहीं कोई भी जाएगा पैसा लगा लेगा, नहीं, देयर आर सर्टेन रूल्स। तो वो सभी खर्चा, कोई भी खर्चा एडजस्टमेंट नहीं। इतना लोग जो ये मैंने कोलकाता में कितने बड़े बड़े बंगाली जमींदार थे, प्रॉस्परस बंगाली, ठीक है, अपना पैसा जो ये घोड़ा के माठ में गवाया है ना, मतलब वो हिसाब नहीं दे सकता। ठीक है, बहुत लोगों ने पैसा गवाया है। इसमें तो बहुत ज्यादा सेविंग बहुत। हाईएस्ट सेविंग गेम। अच्छा, और एक चीज लिखो सर, अभी मैं आपको कोई भी इनडेप्थ बात नहीं कर रहा हूँ, सब बेसिक बातें कर रहा हूँ जो आपको बेसिक लेवल में जानना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये सी पॉइंट है। सर क्या हो गया ये चीज, मानो आपके पास कोई शेयर्स है, सिक्योरिटी माने यहाँ पर क्या है, शेयर। ठीक है, अब शेयर हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, लेकिन अगर आप शेयर का डील करते हो, माने अगर आप ब्रोकर हो, तो ब्रोकर लोग क्या करता है, शेयर में डील करते हैं। जैसे आप लोग आने से पहले मेरा शेयर का क्लास चलता है, ऐसे मैं तो ब्रोकर नहीं, मैं शेयर मार्केट सिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन जिस ब्रोकिंग ऐप के थ्रू से मैं सिखाता हूँ, या स्टूडेंट लोग जिसके थ्रू से ट्रेड करता है, तो जो कंपनी जैसे कि जीरोधा, आप स्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एसबीआई सिक्योरिटीज, बड़े बड़े कंपनी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, बहुत सारी कंपनी है जो पूरा स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते हैं, शेयर ब्रोकिंग का काम करते हैं। तो इनका अगर शेयर ब्रोकिंग का काम है और इनको भी अपना शेयर ब्रोकिंग के थ्रू से शेयर में इन्वेस्टमेंट ट्रेड करने का एक कॉन्सेप्ट है, या फिर ऐसे समझो कि आप अपना रेगुलर इनकम शेयर से ही करते हो, शेयर एंड डिबेंचर से। माने आपका काम क्या है कि आप भी कर सकते हो, नॉट जस्ट ब्रोकर, ब्रोकर तो फिर भी ब्रोकिंग का बिजनेस करता है। आपका बेसिक काम है कि आप स्टॉक स्टॉक खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, और उसके थ्रू से आप इंटरेस्ट भी कमाते हो। तो अगर आपको किसी शेयर के थ्रू से इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, ठीक है, या डिवेंचर के थ्रू से, ऐसे शेयर में तो इंटरेस्ट नहीं मिलता, डिवेंचर में मिलता है, बॉन्ड में मिलता है, तो अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है सिक्योरिटीज डील करने के कारण, ये अगर आपका रेगुलर इनकम है तो आपका पीजीबीपी में जाएगा। माने यू आर जस्ट डील इन स्टॉक ट्रेड, माने 1 लाख का डिवेंचर
तुमसे लिया, फिर इंटरेस्ट के थ्रू से कमाया, फिर किसी और को दिया, फिर वहां से कमाया। बेसिकली यही मेरा काम है, पैसे का लेन देन करना शेयर के थ्रू से या डिवेंचर के थ्रू से, और उसके इंटरेस्ट से अपना गुजारा चलाना। बहुत लोग होते हैं जिनके पास बहुत अमाउंट ऑफ मनी होते हैं ना, वो सारा पैसा ऐसा इंटरेस्ट से कमाते हैं, लेकिन इसके लिए लमसम होना चाहिए होता है, एटलीस्ट यू नीड 1 करोड़ समथिंग, फिर उसी पैसे को इंटरेस्ट के थ्रू से इनकम करके आप कमा सकते हो। अगर ये आपका रेगुलर काम है तो ये पीजीबीपी इनकम। लेकिन अगर ये जस्ट हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट है तो ये अदर सोर्स इनकम। बात समझ में आया सर? अगर जस्ट हेल्ड, जैसे नॉर्मली हम आप जैसे लोगों का अदर सोर्स इनकम ही होता है, ठीक है, बिकॉज हम लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर सिक्योरिटीज डिवेंचर्स वगैरह में, और वहां से इंटरेस्ट इनकम करते हैं, तो वो अदर सोर्स इनकम। लेकिन जो लोग इसका बिजनेस करता है, ठीक है, उनके लिए ये बिजनेस इनकम है, तो ये अदर सोर्स में काउंट नहीं। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन में दे दिया कि बंदा जो है वो ट्रेड, इसका क्वेश्चन आता है, आगे कराऊंगा आपको, ठीक है, कि अगर वो ट्रेड करता है शेयर सिक्योरिटीज लेके, तो फिर वो इनकम पीजीबी में चार्ज होता है, और इसका आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा ही छोटा छोटा चीज आपको दिमाग में रखते हुए चलना है, नहीं तो क्वेश्चन के अंदर रहेगा, आप देखोगे और समझ नहीं पाओगे। नेक्स्ट, वन ऑफ दी अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सर हर पॉइंट में इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, क्या बात है? अरे नहीं सर, जो इंपॉर्टेंट है वही बोल रहा हूँ। रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन। (56) सबसेक्शन 2 क्लॉज 7। आम भाषा में बोले तो गिफ्ट। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो गिफ्ट है, गिफ्ट, गिफ्ट, ठीक है। गिफ्ट है सर, ठीक है। तो गिफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मली हमें गिफ्ट मिलता है, नॉर्मली गिफ्ट एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन गिफ्ट कहाँ मिल रहा है, कौन दे रहा है, ये मायने रखता है, कब दे रहा है। शादी में मिला गिफ्ट एग्जेम्प्टेड होता है, बट अगर आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट कर रहा है, सर्टेन 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट कर रहा है, ठीक है, डॉक्टर को क्लाइंट गिफ्ट कर रहा है, ठीक है, सब टैक्सेबल। लॉयर को क्लाइंट गिफ्ट कर रहा है, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो गिफ्ट कब टैक्सेबल होता है और कब टैक्सेबल नहीं होता, ये जानना बहुत जरूरी है, और बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डेली लाइफ में ऐसे बहुत केस में हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे को गिफ्ट देके टैक्स से बचना चाहता है। उसमें आया था एक्चुअली बुक में क्वेश्चन किया है कि गिफ्ट रिसीव्ड इन ऑन दिस पीरियड, तो बोल लिया है एग्जाम्पल, तो दिमाग में कि एग्जाम तो बोल वहां पे क्वेश्चन पूछ दिया है कि गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम दिस फ्रेंड, वो दुबई जा रहा है तो अपना फ्रेंड से एक गिफ्ट रिसीव किया जिसका वैल्यूएशन 51,000। हमको समझ में आया कि करे करते हैं हम 51 लगा देंगे, 51 टैक्स लगा देंगे, बाद में इसे चेक किए बनाने के बाद तो 51 टैक्स लगा, एक्सीडेंट 50,000 से और तो टैक्सेबल है तो एक्सेप्टेड है। 50,000 तक गिफ्ट ओके, पर 50,000 से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो और समझ में आएगा। हाँ ठीक है, तो ये सब लोचा है, नहीं ये झमेला है, पर ये झमेला ही इंपॉर्टेंट है। ये गिफ्ट बहुत वाइटल एक चैप्टर है, मैंने टॉपिक है, ठीक है। तो ये जैसे डिविडेंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इन अदर सोर्स से ये सब जगह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, गिफ्ट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैंने गिफ्ट का हो सकता है पूरा गिफ्ट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक टोटल क्वेश्चन के अंदर एक गिफ्ट का पॉइंट डाल देगा, आपको पता होगा तो ही आंसर करेगा, नहीं तो गलत कर देगा। मैंने गिफ्ट कब टैक्सेबल होगा और कब टैक्सेबल नहीं होगा, इसका पूरा क्लैरिटी चाहिए हमें। और एक पॉइंट लिखो सर, एग्री इनकम and agricultural income is exempt under section 10 subsection 1 if agri land is situated 1. Agri income is exempt under section 10 subsection 1 if agri land, when agricultural land is situated in India, but if agri land is situated
outside India, then agri income is taxable under the head other source. अगर आपका अफ्रीका में एग्रीकल्चरल लैंड है, बांग्लादेश में है, ठीक है, वहां से इनकम करके ला रहे हो, टैक्सेबल हो जाएगा फुल्ली अदर सोर्स में। लेकिन अगर इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। कुछ और काइंड ऑफ एग्री अदर सोर्स इनकम का कुछ और सेंस दे देता हूँ सर, नहीं तो अचानक से अगर कहीं पर कुछ दे देगा कनेक्ट नहीं कर पाओगे। रेंट फ्रॉम ए वैकेंट लैंड, एक खाली जमीन पड़ा होता है ना, कई बार हम उसको भाड़े पे लगा देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में गांव साइड में बहुत दिखता है, इवन सिटी में भी होता है, खाली जगह पड़ा है, ऐसे तो सिटी में जगह का कमती है। मानो मेरा एक खाली जगह है, नॉर्मली मैं इसको यूज नहीं करता, बट सिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गाड़ी पार्किंग का। देखो बाहर देखो, रास्ते में गाड़ी खड़ा है, दिखाई दिया? हाँ, आगे और है, ठीक है। और ऐसे सिर्फ मेरे गली का बात नहीं है, कोलकाता का हर एक गली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर गाड़ी पार्क करने का जगह नहीं है, ठीक है। इतना कंजेस्टेड सिटी है, यही प्रॉब्लम है, बहुत जगह कम है, लोग ज्यादा। फिर भी न्यू टाउन में थोड़ा सा जगह दिखता है, बट जितना इधर जाओगे जगह कम होता जाएगा। अब मानो मेरे घर के सामने एक जगह फांका पड़ा है, मैं एक काम कर सोच रहा हूँ कि फालतू में पड़ा हुआ एक काम करते, गाड़ी भाड़ा दे देते, रेंट गाड़ी को पार्क करने का जगह दे देते हैं, अच्छा इनकम हो जाएगा। लेकिन ये काम मेरा रेगुलर बिजनेस के अंदर मैं कभी सोचा नहीं, तो गवर्नमेंट इसको क्या सोचेगा, कहाँ से कमा रहे हो? एक एक गाड़ी को पार्क करने का जगह देंगे, घंटे के हिसाब से चार्ज करेंगे, एक 100 रुपया, 150 टका, 200 टका, इतना तो कर ही लेंगे ना, आवरली रेट, ठीक है। अब सारा दिन में मारो जितना गाड़ी आना जा रहा है, ठीक है, मैं डेली का 1000 कमाता हूँ, तो मंथली 30,000, एनुअली कम से कम 3-3.5 लाख इनकम हो जाएगा मेरे। समझ में आ रहा है? तो ये रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। कई जगह में बाइक का स्टैंड हो जाता है, साइकिल का स्टैंड हो जाता है ना, या फिर 2-4 ठेला को बैठने का जगह दे दिया। ठेला होता है ना, वो जो लोग कार्ट का दुकान लगाते हैं ऐसे ठेला में, उनको बैठने दे दिए। देखिए दैट इज नॉट माई रेगुलर इनकम। अभी फांका है दे दिया, कभी पक्का फांका नहीं रहेगा, नहीं देना है। तो जो तुम्हारा रेगुलर नहीं है वो तुम बिजनेस पे नहीं डालोगे, लेकिन इनकम तो है ना, तो कहाँ डालेगा? अच्छा, क्वेश्चन में कई बार ना बैंक इंटरेस्ट रहेगा, ये बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली टोटल इनकम के क्वेश्चन पे। तो बैंक इंटरेस्ट कमाएगा, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट। जैसे बैंक में पैसा रख के पैसा मिलता है ना, वैसा कंपनी में भी डिपॉजिट रखा जाता है। ये सभी पैसा अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। अच्छा, और एक चीज है, रेमुनरेशंस टू एमपी एंड एमएलए। कौन होता है सर? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको प्यार से चूज करते हैं और बाद में हमारा ही मार के चला जाता है। इतना आशा करके वोट देते हैं कि कुछ करेगा हमारे लिए, बाद में पता चला सारा काम तो अपने ही लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। ना खराब हो गया तो होता है। हाँ, उसमें जैसे अभी अभी जितना है, अभी नया दिमाग खराब कर रहे हैं और चैप्टर से दिमाग खराब कर रहे हैं। उस समय जब 8th क्लास में नया क्लास में तब ये मेरे दिमाग कि कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कौन मेंबर ऑफ राज्यसभा है, कौन लोकसभा है, कौन स्टेट सभा है, और दिमाग खराब। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये क्या होता है सर? हर कंपनी में ना एक ऐसा बंदा होता है जो कंपनी का जान होता है, एम्प्लॉय है, बॉस नहीं है, बट बॉस उस पर बहुत डिपेंडेंट है, ठीक है। बॉस जो है वो अपने उस एम्प्लॉय के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, कि बॉस नहीं रहेगा वो अकेला ही कंपनी को संभाल सकता है, सारा डील कर सकता है। तो ऐसे एम्प्लॉय का कुछ प्रॉब्लम ना हो कभी भी, उसको बचाने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए कंपनी कुछ भी कर सकता है। इसके लिए कंपनी क्या करता है, अपने फंड से उस बंदे के लिए इंश्योरेंस करा के रखता है। उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए,
उसको बचाने के लिए। तो वो बंदे के हाथ में तो वो इनकम है ना। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर आपको कुछ इनकम माने बेसिक बेनिफिट तो है ना। जैसे लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कि कल मेरा कुछ हो जाए तो हॉस्पिटल का खर्चा निकल जाएगा, है ना। प्रीमियम तभी तो लोग भरते हैं। एग्जैक्टली कीमैन इंश्योरेंस ऑल्सो दैट काइंड ऑफ इनकम, ये भी अदर सोर्स का पार्ट है। अच्छा, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, ये शायद आप लोगों को मैंने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था। सबलेटिंग, सबलेटिंग, सबलेट माने जैसे मानो वो तो ही तुमने अभी एक पीजी रेंट पे लिया, अब मानो उसमें तुमने तुम्हारे एक दोस्त को रख लिया, तुम्हारा जितना रेंट पड़ता है तो तुम्हारे दोस्त को अपने से रेंट पे देंगे। मैंने मानो तुम्हारा रेंट पड़ता है सपोज एग्जाम्पल 10,000, तुम अपने फ्रेंड को बोला कि 15,000 लेंगे, तो 5,000 इज योर इनकम। कैसे इनकम है? सबलेटिंग इनकम है। क्यों सबलेटिंग है? क्योंकि वो घर तुम्हारा है क्या, लेकिन ऐसे तो तुम नॉर्मली उनके परमिशन के बिना रख नहीं सकते, बट उन्होंने परमिट किया तुम्हें कि हाँ तुम इसको सबलेटिंग पर्पस में यूज कर सकते हो। तो तुमने भी 2-4 दोस्त को रख लिया। अब मानो 2 दोस्त को बोला, 2 फ्रेंड है तुम्हारा, एक से तुम बाकी 10-10 करके ले रहे हो, 15,000 ज्यादा हो जाएगा ना। 2 लोग रहेगा, 8-8-16 करके ले लो, फिर भी तुम्हारा 6,000 का इनकम अगर परमिशन मिले तो ये 6,000 का इनकम कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में। लेकिन उस जिसका हाउस प्रॉपर्टी है उनका जो इनकम तुमसे होता है, उनका ये क्या इनकम होगा? रेंटिंग फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया सर? क्या हुआ सुमित, मुंद मुंद हंस क्यों रहा है? हाँ ठीक है, मैंने वो एक्चुअली सोच रहा है कि टैक्स क्या चीज है। फैमिली पेंशन, बस और 2 पॉइंट है सर, छोड़ूंगा सर। अच्छा, पेंशन रिसिप्ट, बट शायद जब छोड़ूंगा जोर से ही आ जाएगा बारिश। पेंशन रिसिप्ट इज received by an employee, sorry, by an employee is chargeable under the head salary। पेंशन जो हमें मिलता है, पेंशन उसको मिलेगा ना जो रिटायर कर गया, लेकिन पेंशन भी सैलरी इनकम ही है। पहले काम करता था, अभी रिटायर हो गया, पेंशन मिलता है। लेकिन पेंशन रिसीव्ड by the family members, by the family members or legal representative after the death of employee is chargeable under other source, is chargeable under the head IFOs। जिनके हाथ में पेंशन आ रहा था उनके डेथ के बाद उनके फैमिली को मिलता है फैमिली पेंशन के रूप में। तो फैमिली पेंशन का जो है लिमिट है एक सर्टेन अमाउंट तक, रिसेंटली इस बजट में लिमिट को और बढ़ाया गया। आई थिंक अभी 25,000 तक लिमिट कर दिया, पहले 15 था, अभी शायद 25,000 तक पेंशन रिसीव में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? IJKL ना, रेंट फ्रॉम लेटिंग, लेटिंग माने भाड़ा देना, रेंट फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर is chargeable under other source। समझे? if not charged under business, if not charged under the head PGBP। समझे पॉइंट?
नॉर्मली ये क्या चीज है, जैसे मानो मेरे घर में जनरेटर है, मैं जनरेटर रेंट पे देता हूँ, तो अगर जनरेटर रेंट देना मेरा बिजनेस है तो इट्स ओके, मैं बिजनेस का इनकम दिखा दूंगा, लेकिन मैं कभी कभी करता हूँ, नॉट माई रेगुलर। तो जब भी आसपास में कोई प्रोग्राम होता है, लोग आके मेरे घर से फर्नीचर लेके जाते हैं, मेरे पास बहुत अच्छा अच्छा फर्नीचर है पुराना, लोग लेके जाते हैं डेकोरेशन के लिए। ठीक है, बड़े बड़े लोग होते हैं सर ऐसे, पुराना मानो मेरे घर पे वो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बंगाली में बोलते हैं झूमर, हाँ बंगाली में हम लोग बोलते हैं झाड़ बत्ती, ये बंगाली में बोलते हैं झाड़ बत्ती, ठीक है। अब वो झाड़ बत्ती है या झूमर है, अब झूमर तो पुराने लोगों के पास ही होते हैं, अब मेरे पास है, तुम्हारे घर पे फंक्शन है, तुम वो झूमर लगा के, तो मैं उसका रेंट लूंगा तुमसे। तो इस तरह का बहुत इनकम होता है। तो ऐसे इनकम अगर मेरा बिजनेस नहीं है रेगुलर, तो कहाँ जाएगा, और एक इनकम लिख देते हैं, ऑलमोस्ट डन। राइट, से फॉर एग्जांपल मेरा माइन है, माइन मैंने किसी भी तरह का माइनिंग इन द सेंस लाइक कोल माइंस, गोल्ड माइंस, कुछ भी हो सकता है। या फिर रॉयल्टी बेसिकली क्या होता है, मैंने कुछ चीजें बनाया या फिर मेरे किसी चीज पे राइट है, वो राइट मैं किसी और को दे रहा हूँ, बदले में यूज वो करेगा, बट मेरे को एक पेमेंट करता रहेगा। रॉयल्टी लमसम भी हो सकता है, रॉयल्टी मंथली भी हो सकता है, इट्स काइंड ऑफ कॉपीराइट, बट यहाँ पर कॉपीराइट का बात नहीं कर रहा है। कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी इंफॉर्मेशन जो मेरा है, अगर किसी को ये है कि यूज करो, बस हमको राइट। करेक्ट, जैसे नॉर्मली कोल माइंस होते हैं, गोल्ड माइंस होते हैं, ये सब सरकारी है, लेकिन सरकार इसको एक्सप्लोर नहीं करता है। माने इसका जो एक्सप्लोरेशन का काम है वो सरकार नहीं करता, वो किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है। प्राइवेट कंपनी बदले में गवर्नमेंट को क्या देता है, उसका रॉयल्टी फीस देता है, जो करोड़ों में होता है। ठीक है, ये जो हम लोग फोन का लाइन यूज करते हैं, इसका इसका लाइसेंस होता है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, 4G 5G। ठीक है, स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम का जो पूरा एसेट है ये गवर्नमेंट का है, लेकिन ये एसेट को परचेस करना पड़ता है गवर्नमेंट से। रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये लोग इसको गवर्नमेंट के लाइसेंस लेके यूज कराता है। इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत पैसा देना पड़ता है, ह्यूज। टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस हर किसी को नहीं मिलता, अरे गहरे तो बात ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, 100-100 करोड़ में होता है, 1000-1000 करोड़ में होता है। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम लाइसेंस गवर्नमेंट का है, रॉयल्टी है कि हम तुमको भारत में लाइसेंस इसको यूज करने देंगे, पर बदले में तुम खरीदो और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और काम करो, बदले में इतना मेरे को। तो रॉयल्टी इनकम अगर बिजनेस इनकम नहीं है, नॉर्मल, सपोज आपके पास कोई एसेट्स है जिसका राइट आपके पास है, आप किसी और को दे रहे हो, बदले में आपको ये रॉयल्टी देता है, तो इनकम अगर बिजनेस नहीं है तो आगे। तो ये आपको मैंने एक पूरा आइडिया देने का कोशिश किया कि सर आखिर अदर सोर्स होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अदर सोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका एक तरीका है कैलकुलेट करने का, वो सभी तरीका समझेंगे। उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे पॉइंट आप समझ जाओगे, लेकिन कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा और भी मिल सकता है, फिर मैं आपको डिडक्शन क्या मिलता है नहीं मिलता है सब बताऊं। ठीक है, चलो आज इतना ही है, कल छुट्टी, कोई क्लास नहीं है, कल इंडिपेंडेंस डे है, हम कल सब स्वाधीनता दिवस पालन करेंगे अपने अपने घर पे। ठीक है, नहीं मैंने आज तक कभी 15 अगस्त में पढ़ा है बाय नहीं, सर। और ये मुझे ठीक नहीं लगता। बाय सर। बाय थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर।